बातें मत करो प्लीज। चलो, गुड मॉर्निंग। जागे हुए हैं सब लोग? कोई सो तो नहीं रहा? क्योंकि नया चैप्टर है, अभी फोकस चाहिए मुझे। ठीक है, फोकस। गला खराब हो जाएगा मेरा तुम लोगों को चिल्ला चिल्ला के। हाँ, उतना और टाइम ना लगा लो, कोई मतलब नहीं। तुम लोगों के साथ रह रहे के मेरा आवाज भी तुम लोगों के जैसा हो गया है। क्या नाम है चैप्टर का? स्टडी मटेरियल लाया किसी ने? किसके किसके पास है स्टडी मटेरियल पर लाए नहीं? है लेकिन लाए नहीं। हाँ, पुरानी नहीं। किस खुशी में लाए नहीं? किस खुशी में लाए नहीं? आज जब पता है नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो तुमको क्या अलग से इनविटेशन भेजना पड़ेगा कि स्टडी मेट लेके आओ? भैया मेरे को एक बात बताओ, बैग हमारे टाइम पे क्या बैग कम था क्या? हम लोग तो हर बुक लेके जाते थे। और तुम्हारे अलावा बाकी सबको क्या बैग लाना नहीं पड़ता क्या? अगर तुमको बैग का इतना ही दिक्कत है तो तुम लोग ने जो म्यूचुअली पास किया था क्या रिजोल्यूशन, वो भी हमने अलाउ किया था आपको। हमने तो वो भी मना नहीं किया। और हम तो इनफैक्ट ये भी बोल रहे हैं, तुम अगर 2 बुक रेफर कर सकते हो तो 1 बुक यहीं पे छोड़ दो, 1 बुक घर पे ले जाओ। नहीं मैम, यहाँ पे कौन सी बुक गायब हुई आपकी? नहीं नहीं, चूहा नहीं करता है। ये मैडम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जहाँ पे जाती है बुक खुद भूल के जाती है। आपकी वो वाली क्लास में कब से टेक्स्ट की बुक पढ़ी है? आपकी ही है, ऐसा सब बच्चे क्लेम कर रहे हैं। आपने कभी घर पे जाके चेक किया? एग्जैक्टली exactly. अपनी बुक की जिम्मेदारी अगर अपन खुद नहीं रख सकते हैं तो दूसरों पे क्यों डिपेंड? ऑब्वियसली आपके अलावा यहाँ पे दूसरी भी क्लासेस होती है, तो आप अगर यहाँ पे बुक रख के जा रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? कोई ऐसी प्लेस पे रखो जहाँ से बुक ना उठे। यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे इतने सारे स्पेस है, यहाँ पे बुक रख के जाने का। ड्रॉर में नहीं बोल रही हूँ, यहीं पे बाहर रख के जाने का। तुम्हारे चिप्स कभी गायब हुए क्या? हुए क्या कभी चिप्स गायब? नहीं, तुमने नहीं खाया पर दूसरे किसी ने कभी गायब किए? फिर ऑब्वियसली तुम रख के जाओ ना। बुक्स बुक्स रखने को मना ही नहीं है। 2 सेट बुक्स रखो, 1 बुक यहाँ पे रखा करो, 1 घर पे रखा करो। इफ यू वांट लाइक दैट। बुक नहीं लाना इज नॉट द सोल्यूशन। बोलो, चैप्टर का नाम क्या है? अपन ने चैप्टर 1 में देखा था कॉस्ट शीट। क्या देखा था उसमें? क्या क्या देखा था? ये तीनों मिला के क्या बनता है? इसके नीचे मेजरली अगर मैं स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक जाने दूं सब चीजों का, तो मेजरली क्या ओवरहेड्स ही होते हैं इसके नीचे। सारे प्रकार के ओवरहेड्स के खर्चे, आपके जो क्वालिटी चेक के खर्चे होते हैं, जो पैकेजिंग के खर्चे होते हैं, ये सब ओवरहेड्स का पार्ट है। ठीक है क्या? तो जो खर्चे बचे कुछ है इसके अलावा सब ओवरहेड है। ये चीज समझी क्या सबको? तो बेसिकली आपका कॉस्ट शीट जो है वो आइडियली कितनों में क्लासिफाई हो रहा है? ये 3 चीजें और इसके अलावा ओवरहेड्स। समझा? ये 4 चीजों में ही आपकी कॉस्ट शीट लगभग पूरी फिनिश हो जाती है। तो आप अगर सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर भी देखोगे तो चैप्टर नंबर 1 में कॉस्ट शीट का बेस दिखा देते कि ये कॉस्ट शीट होती है। चैप्टर नंबर 2 में पहली चीज बता देते मटेरियल। चैप्टर नंबर 3 में एम्प्लॉय कॉस्ट और एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये 2 चीजें बता देते। ठीक है? फिर चैप्टर नंबर 4 क्या है? ओवरहेड्स, यानी नीचे के सारे उसमें आ जाते हैं। ठीक है? और चैप्टर नंबर 5 है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी ओवरहेड का ही अलग तरीका है। ओवरहेड के 2 चैप्टर है, ओवरहेड्स खुद और एक होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अपन जब पढ़ेंगे, जब समझेंगे उसके 2 चैप्टर क्यों है। फिर उसके बाद क्या है? कॉस्ट शीट। अब तुमको कॉस्ट शीट के एक एक एलिमेंट बता दिया, तुम भरो कॉस्ट शीट। सीधी सी बात है, कोई उसमें गड़बड़े के इंस्टीट्यूट के तरीके से सीक्वेंशियली दिया है उल्टी का उन्होंने, आपको समझाने को कि भैया पहले ये पढ़ो एक एक चीजें, फिर टोटलिटी में पढ़ो तो आपको क्लैरिटी मिलेगा। समझा क्या? कोई डाउट है क्या? तो अपन ने ये पढ़ लिया, तो कॉस्ट शीट में यहाँ पे जो जाता है वो आपने पढ़ लिया है क्या जाता है। ठीक है?
क्या जाता है? मटेरियल कॉस्ट। कौन सा वाला? जो फर्स्ट कैटेगरी अपन ने पढ़ा था ऑफ मटेरियल। कौन सी फर्स्ट कैटेगरी पढ़ी थी, किसी को याद है? परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल प्लस लोडिंग अनलोडिंग फ्रेट चार्जेस। जो वो पढ़ा था ना, उसका जो फाइनल आंसर आता है वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है। समझा क्या? हाँ। अब इसमें ही नीचे क्या कर रहे हैं अपन? प्लस माइनस ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब वो मटेरियल से रिलेटेड ही है, तो ये भी आपका मटेरियल ही हो गया। समझ में आ रहा है? मटेरियल चैप्टर का हिस्सा। फिर अपन क्या कर रहे हैं? ओपनिंग प्लस माइनस ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी भी एक प्रकार का मटेरियल ही होता है, तो ये भी हो गया आपका। प्लस ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अभी एक चीज समझो, रॉ मटेरियल में खाली मटेरियल होता है, डब्ल्यूआईपी में मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंस। जो ये प्राइम कॉस्ट बनता है ना टोटल, उसके बेसिस पे और कुछ खर्चे होंगे तो वो। फिनिश गुड्स में क्या? तो बोले मटेरियल प्लस लेबर प्लस सारे प्रकार के एक्सपेंसेस, चाहे वो ओवरहेड हो या फिर डायरेक्ट हो। ठीक है? सारे प्रकार के खर्चे। तो अपन फिनिश गुड्स के बारे में कब पढ़ सकते हैं? जब अपन ओवरहेड्स पढ़ लेंगे उसके बाद। अभी लेबर एक्सपेंस एक्सपेंस के बारे में, डब्ल्यूआईपी के बारे में कब पढ़ सकते हो? डब्ल्यूआईपी कब पढ़ सकते हो? तो जब आपका लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा और आपका ओवरहेड एक्सपेंस का भी पोर्शन थोड़ा हो जाएगा उसके बाद। ठीक है? तो अभी बेसिकली आपको समझ में आ रहा है कॉस्ट शीट के कुछ कुछ पार्ट किस किस तरीके से रिलेटेड है टू योर चैप्टर्स। क्लियर है क्या यहाँ तक सबको? सब कोई डाउट है क्या? अभी चैप्टर का नाम क्या है? एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, क्योंकि ये वन लाइनर चीज है। वन लाइनर चीज है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये पूरे चैप्टर में भी रादर अपने को ये इसके बारे में अपने को कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस अगर अपने को बोला सीधा सीधा कोई खर्चा लगता है फॉर मेकिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, फॉर मेकिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मतलब अगर मैं कैलकुलेटर बना रही हूँ, तो कैलकुलेटर के लिए मेरे को क्या क्या खर्चा है? डायरेक्ट डायरेक्ट ये प्लास्टिक फाइबर जो भी बोलते हैं, इसके अंदर की मशीनरी और ये बटन्स, ये सब आपका हो गया रॉ मटेरियल। ठीक है? इसको असेंबल करने के लिए इंसान लगेगा जो ये सब काम करेगा, स्क्रू कसेगा, वो लेबर, एम्प्लॉय कॉस्ट बेसिकली। और ये बनाने के लिए मेरे को और कौन से प्रकार के खर्चे करने पड़े? भैया मेरे को ट्रेडमार्क रजिस्टर करना पड़ा बेचने के लिए। नहीं रहता है क्या? बिना ट्रेडमार्क के बेच सकते हैं क्या? बेच सकते हैं। तो आते हैं ना नकली भी, तो उसके लिए। अब इसके लिए और क्या खर्चा होता है जो आपको करना ही मस्ट होता है? हाँ नहीं, हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ। वो तो पैकेजिंग हो गया, वो तो पैकेजिंग हो गया, वो तो आगे आएगा। जनरली कोई ऐसे डायरेक्ट नेचर के खर्चे नहीं होते। ये सेल पे चलता है क्या? सेल पे चलता है? अरे सेल पे चलता है तो सेल उसका क्या है भैया? रॉ मटेरियल ही है। वो पास ऑन कर दे रहे हैं ना कस्टमर को, तो उसका रॉ मटेरियल ही है। बट उसके साथ जो आपको यहाँ पे रिम मिलती है सनलाइट के लिए, उससे भी चलता है। रख के देखो कभी, हमारे टाइम पे तो हम उससे यूज करते हैं, हमारे टाइम पे सेल इनबिल्ट आती ही नहीं थी भैया, वो सब सेकेंडरी है। ये सब करना उसको क्या मैंडेटरी है? हाँ, तो वो सेकेंडरी खर्चे जाएंगे। पर डायरेक्टली इसके लिए और कोई खर्चा करता है क्या? और कोई खर्चा बचा क्या? ट्रांसपोर्टेशन तो मटेरियल में ही आ जाएंगे, और क्या कौन सा? उसके अलावा कोई खर्चा ध्यान में आ रहा है? मटेरियल से रिलेटेड सारे खर्चे मटेरियल में आ जाते हैं, एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे खर्चे एम्प्लॉय में आ जाते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है बनाने को, इंसान बना रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मैंडेटरी है क्या उसको लगना?
अगर मशीनरी मान रहे हो, मैंने अभी मशीन इंटेंसिव बोला ही नहीं है ना, मैंने क्या बोला है? लेबर घर के अंदर बैठ के बनाएगा, बाहर बैठ के बनाएगा? हाँ, वो तो एम्प्लॉय कॉस्ट में आ जाएगा ना, लेबर के चार्जेस भी एम्प्लॉय कॉस्ट के पार्ट रहेंगे ना। एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब क्या, सिर्फ हाई एंड एम्प्लॉयज का क्या नहीं, ये चैप्टर के पीछे का एक बैकग्राउंड है। हमारे टाइम पे इसको डायरेक्ट लेबर बोलते थे और लेबर कॉस्ट के नाम का हमको चैप्टर था ये। अभी जो आप लोगों का है, नहीं नहीं, वो लेबर का ट्रेनिंग का जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट खर्चा नहीं है। तो इवेंचुअली तो मैडम बहुत सारी चीजें बेनिफिट करती है ना। अगर आप इसको यहाँ पे ये स्टैंप नहीं लगाओगे, यहाँ पे एम्बेड नहीं करोगे ये चीज, तो अलाउड नहीं है बेचना। तो ये करना जरूरी है, बट ये नहीं करा तो कहीं पे ऐसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट मार्केटेबल मार्केटेबल नहीं है, और ये प्रोडक्ट फंक्शनेबल नहीं है, ऐसा है क्या? अपने को पहले क्या देखना है, फंक्शनेबल है या नहीं है। मार्केटेबल है वो सेकेंडरी है, मार्केटेबल के लिए अपन सेलिंग एक्सपेंस वगैरह में जाते हैं। फंक्शनेबल है क्या? फंक्शनेबल तो है। समझ में आ रहा? अगर एम्प्लॉय को ट्रेन नहीं किया तो क्या हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगाएगा, ज्यादा टाइम लगाएगा बनाने को, उससे ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा सैलरी लगेंगी। ज्यादा घंटे काम करेगा, घंटों के हिसाब से सैलरी मिलती जनरली। वेजेस, वर्कर्स को वेजेस घंटों के हिसाब से मिलती। आपने कंस्ट्रक्शन की साइट पे मजदूर लोग देखे होंगे कभी कभार, आपके घर के आसपास में कहीं पे कंस्ट्रक्शन की साइट हो रही होंगी तो लेबरर्स जो सामान उठा के जाते हैं, तो वो उनका पर डे या पर आवर बेसिस कॉस्ट रहता है। 50 रुपए घंटा देंगे, 100 रुपए घंटा देंगे, 200 रुपए घंटा देंगे, ऐसा। एक दिन में 6 घंटा 8 घंटा काम करो, ऐसा उसका होता है। हमारे टाइम पे तो चैप्टर का नाम ही लेबर कॉस्ट है, ना कि एम्प्लॉय कॉस्ट। एक्चुअली लेबर और एम्प्लॉय में कोई फर्क नहीं होता है। लेबर और एम्प्लॉय, लेबर में भी सैलरी वाला है। हाँ, स्टॉक का इंश्योरेंस जो है वो आपका, आपने मटेरियल जाते जाते लिया है तो, और स्टॉक का इंश्योरेंस मेरे को बनाने के लिए जरूरी नहीं है। बनाने के लिए जरूरी है क्या? वो तो बेचने के टाइम पे स्टॉक खराब नहीं होना, और खराब हो गया तो मेरा नुकसान नहीं होना, उसके लिए तो वो सेलिंग के अगेंस्ट जाएगा, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा, और अलग अलग प्रकार के ओवरहेड्स में जाएगा। अगर आपने बिल्डिंग, कौन सी प्रोडक्शन बिल्डिंग का इंश्योरेंस लिया है, तो वो आपका प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट बनेगा। आपने सिर्फ स्टॉक बनने के बाद फाइनल जो बन जाता है फिनिश गुड्स उसका लिया है, तो आपने किस लिए लिया होगा कि आपका जो बेचते समय गुड्स अगर खराब हो गया तो तुम्हारा सेल्स उतने से कम नहीं होने को ना, और खर्चा अपने सिर पे नहीं मरने को ना, तो वो सेलिंग एक्सपेंस में जाएगा या सीओजीएस का पार्ट बनेगा। और अगर आपने इंश्योरेंस रॉ मटेरियल को लाने के लिए किया होगा ट्रांसमिट, तो वो तो आपको पता है मटेरियल कॉस्ट में जाता है, और मटेरियल को स्टोर करने के लिए भी किया तो मटेरियल कॉस्ट में जाएगा इंश्योरेंस, रॉ मटेरियल को। तो इंश्योरेंस कौन से प्रकार का ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा वो कौन सा खर्चा है। डायरेक्ट एक्सपेंस कहीं पे भी नहीं जाएगा। अगर मशीन का आपने इंश्योरेंस लिया है और मशीन से आपका प्रोडक्शन हो रहा है, मशीन का इंश्योरेंस मैंडेटरी है क्या प्रोडक्शन के लिए? मशीन का इंश्योरेंस नहीं भी लोगे तो भी प्रोडक्ट तो बनेगा ही, पर जिस दिन आग लग जाएंगे उस दिन मशीन खत्म हो जाएंगी, बस उतना ही फर्क है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। इसलिए मशीन का भी इंश्योरेंस जो लेते हो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है? अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली वर्ड यूज किया है कि ये जो एक्सपेंस है वो डायरेक्ट है कोई भी प्रकार का, वो एक्सप्लिसिटली बोलेंगे कि ये डायरेक्ट प्रकार का एक्सपेंस है तो ही अपन ने डायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर करना है। अदरवाइज जनरली खर्चे मटेरियल और एम्प्लॉय के अलावा कोई ऐसे खर्चे नहीं है जो जनरली डायरेक्ट एक्सपेंस बनते हैं। ठीक है क्या? क्लियर है? सॉर्टेड है? अभी लेबर और एम्प्लॉय में फर्क क्या होता है? आइडियली कोई फर्क फर्क नहीं होता है, जो अपन लोग समझते हैं फर्क वो फर्क बताती हूँ। वैसे टर्मिनोलॉजीज में कोई फर्क नहीं है। लेबर इज क्या? मजदूर नहीं, ये ब्रेन इंटेंसिव वर्क करता है, और ये फिजिकल इंटेंसिव वर्क करता है। यानी जिसको शारीरिक ताकत लगती है काम करने को वो लेबरर हुआ, जिसको मानसिक ताकत लगती है काम करने को वो एम्प्लॉय हुआ। खाली इतना ही फर्क है। ये भैया रहेगा अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड,
और ये भैया रहेगा स्किल्ड। पर ये भी बोलना पूरी तरीके से सही नहीं है। स्किल्ड लेबरर भी हो सकते हैं। स्किल्ड लेबरर मतलब भैया एक्सपर्ट है काम करने में। कारपेंटर, मोची, जो, हाँ कॉबलर, हाँ स्किल है भैया, किसी को बोल मत देना। टेलर, और कौन, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, और जो नॉर्मल नॉर्मल होते हैं कारपेंटर, नहीं वो सब तो तुमने बहुत प्रोफेशनल लेवल के, वो लेबरर नहीं काउंट होते हैं भैया। लेबरर कौन होगा, जो अपने बिहाफ में अपना काम करके दे रहा है। जो आप बोल रहे हो स्कल्पचर मेकिंग वाला जो होता है आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट अपने बिहाफ में काम करके नहीं, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे प्रोडक्ट बेचता है। और ये जो होते हैं ये आके अपने को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेबरर हमेशा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेबरर हमेशा अपने को कोई प्रोडक्ट नहीं लाके देते। समझ में आया क्या? हाँ, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, यस, ये स्किल्ड प्रकार के लेबर हो गए। और बहुत सी बार एम्प्लॉय भी अनस्किल्ड प्रकार के होते हैं। जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर करने के बाद जॉब ज्वाइन करोगे एज अ फ्रेशर, जब फ्रेशर वर्ड लग जाता है अपने साथ, तो यानी बेसिकली वो तुमको अनस्किल्ड एम्प्लॉय बोल रहे हैं। ठीक है क्या? हाँ, प्यार से बेइज्जती कर रहे, सही बात है। पर वो लोग बेइज्जती करना उनका इंटेंशन नहीं होता, बट वो एक्चुअली करेक्ट है, क्योंकि आप स्किल्ड हो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम करने को, जस्ट क्वालिफाई हुए हो लेकिन स्किल्ड नहीं हो। स्किल्ड कैसे बनता है? इंसान एक्सपीरियंस के बेसिस पे स्किल्ड होता है। इंसान एक्सपीरियंस के बेसिस पे स्किल्ड होता है। ठीक है। बहुत सी बार अपने घर वाले बोलते हैं ना कि ये कौन सा इलेक्ट्रिशियन आ गया, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, अपना रोज वाला इलेक्ट्रिशियन क्यों नहीं आया। बहुत सी बार इमरजेंसी में अपन कोई दूसरे को बुला लेते थे। क्यों रोज वाला इलेक्ट्रिशियन चाहिए, हमेशा वाला चाहिए? क्योंकि वो स्किल्ड है, इसीलिए अपन उसको बुलाना चाहते हैं। एग्जैक्टली वो अपने सर्कमस्टांस में ढला हुआ है, उसको पता है अपना स्विच बोर्ड कौन सा कहाँ पे है, अपने यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है और वो क्या नहीं है, वो अपने लिए एकदम एप्ट पर्सन है इसलिए। ठीक है। तो कहीं पे भी लेबर वर्ड यूज हुआ है, दैट डजंट मीन वो एम्प्लॉय नहीं हो सकता। कहीं पे एम्प्लॉय वर्ड हुआ है यूज, दैट डजंट मीन वो लेबर हो सकता है, लेबर नहीं हो सकता। जनरली ये दो वर्ड का डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज की वजह से किया जाता है, उनके पे की वजह से। किस चीज की वजह से? पे की वजह से। लेबर जो है उसको जनरली वेज पे होता है, और एम्प्लॉय को जनरली सैलरी। बहुत सी बार ऐसा भी हो सकता है कि लेबर को सैलरी जा रही है, ये भी चीज हो सकती है। पर फर्क खाली इतना होता है, लेबरर को जो जाता है ना वो होता है पर आवर, या तो फिर पर डे, या तो फिर पर वीक। ठीक है। अभी इसमें क्या रहता है एक चीज, लेबरर जो होता है वो रिप्लेसेबल होता है। क्या होता है? रिप्लेसेबल। मतलब आज एक लेबरर नहीं आया तो कल उसकी जगह पे दूसरा उसकी प्लेस ले सकता है। पर एम्प्लॉय जो होता है वो मे नॉट बी रिप्लेसेबल। मैंने बोला इज नॉट रिप्लेसेबल नहीं, मे नॉट बी। अभी जैसे आज अगर मैं नहीं आई तो मेरे बदले का पढ़ाने को अगर अंकित सर बैठ गए तो पॉसिबल है क्या? पर एग्जैक्टली उसकी जगह पे ऐसा है कि कोई ऑडिट रिपोर्ट को देख के एनालाइज करके उसको साइन करना है, तो मेरी जगह पे अंकित सर कर सकते हैं। ही इज आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज आल्सो वेल क्वालिफाइड, आई एम आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम आल्सो वेल क्वालिफाइड। क्लियर है? तो बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? आप क्या पर्पस के लिए देख लो, सेम कैटेगरी ऑफ एक्सपर्टीज या नॉलेज बेयर करता है कोई पर्सन, तो आपका एम्प्लॉय भी इंटरचेंजेबल होता है। पर अगर सेम एक्सपर्टीज या नॉलेज बेयर नहीं करता है, वो पर्सन कुछ पर्सनलाइज्ड लेवल की चीज दे रहा है, तो वो एम्प्लॉय आपका चेंजेबल नहीं है। समझ में आया क्या? लॉजिक समझ में आ रहा? अब बेसिकली हम एम स्क्वायर के मजदूर, आप एम्प्लॉय बोलो चाहे लेबरर बोलो, हम एम स्क्वायर के मजदूर, राइट? ऑल योर फैकल्टीज आर एम्प्लॉयज ऑफ एम स्क्वायर, हाँ या ना? इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? एटलीस्ट प्राइमा फेसी। क्या बोला मैंने? हम लोग एम स्क्वायर के एम्प्लॉयज है क्या? अरे भैया मोर और लेस एम्प्लॉय हो गए ना, फैकल्टीज, सारी फैकल्टीज एम स्क्वायर के एम्प्लॉय ही होंगी ना, अनलेस एंड अनटिल हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा ऐसा है कि हम सिर्फ एम स्क्वायर को नहीं पढ़ा रहे, हम 4 और जगह पे जाके पढ़ा रहे क्या? आपने कहीं पे सुना क्या मैडम के कॉस्टिंग की क्लास कोई दूसरी जगह पे हो रही?
Difference between मैं और रिद्धि मैम nothing. There's no difference between मैं और रिद्धि मैम. रिद्धि मैम is also employee. I am also employee. हाँ? अरे रिद्धि मैम पढ़ाते हैं 4 जगह, बात बराबर है, बट उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, वो यहाँ के एम्प्लॉय रहेंगी और बियॉन्ड हर एम्प्लॉयमेंट पीरियड शी कैन सर्व वेर एवर शी वॉन्ट्स. अगर कोई इंसान एक जगह पे पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट करता है तो दूसरी जगह पे नहीं लग सकता क्या? एक वेटर 2 होटल में हो सकता है ना, एक होटल में सुबह काम कर रहा है, एक होटल में शाम को काम कर रहा है. इज इट नॉट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल. एक व्यक्ति 2 अलग अलग पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, होता है नहीं होता है? कभी कभार देखा है आपने? कभी नहीं देखा? अच्छा, आपके घर में मेड्स आती है सबके, वो आपके अकेले के घर में आती है क्या? 4 और जगह पे जाती है, लेकिन वो आपकी एम्प्लॉय है कि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे? एम्प्लॉय है ना आपकी, आपकी एम्प्लॉय है ना. आप क्या बोलते हो? हमारे घर की दीदी है, आंटी है, जो भी है, ऐसा ही बोलते हो ना? हाँ या नहीं? जैसे इनके हॉस्टल में कोई कुक रहेगा, वो सिर्फ इनके हॉस्टल में ही खाना बनाएगा क्या? दूसरे हॉस्टल में भी जाके बनेगा, या खुद का भी पर्सनल बनेगा, या टिफिन सर्विस भी देगा, लेकिन उसको वहां से आपके हॉस्टल से सैलरी ही ड्रॉ होगी. समझ में आ रहा क्या? जनरल सिनेरियो में एक व्यक्ति अगर कहीं पे काम करता है तो वो वहां का एम्प्लॉय होता है. क्लियर है क्या ये चीज? कोई व्यक्ति अगर कहीं पे काम कर रहा है तो वो वहां का, बातें क्यों चल रही? पीछे जाओ फिर थोड़ा. हाँ, सीधे बैठो. अभी हम मजदूरों को क्या क्या मिलता है? सैलरी मिलती है. अभी देखो, मुझे जो सैलरी मिलती है वर्सेस ये है मेरी सैलरी, ये एम स्क्वायर का एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफ पीएससी. पीएससी मेरा नाम है ना. क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो? मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा. मेरी सैलरी जो मुझे मिल रही है, पार्डन माय ड्राइंग, आई एम नॉट गुड विद दैट. मेरे हाथ में रोकड़ा मिल रहा है. रोकड़ा कौन सी नोट होती है? अभी ग्रीन कलर की नोट होती है ना, पर ग्रीन नहीं, थोड़ा दूसरा कलर का. हाँ, कुछ तो नोट मिल रही है. मेरे हाथ में पैसा मिल रहा है. पार्डन माय ड्राइंग भैया, पैसा है वो. मेरे हाथ में पैसा मिल रहा है वर्सेस एन स्क्वायर का एम्प्लॉय के रजिस्टर में खर्चा जितना लग रहा है मेरे नाम के अगेंस्ट. दोनों सेम रहेगा क्या? नॉट नेसेसरी. क्या बोली मैंने? नॉट नेसेसरी. अभी एक और चीज रहती है इसमें, मेरे हाथ में जो पैसा मिल रहा है वर्सेस अर्निंग, ये दोनों में भी फर्क होता है. क्या क्या चीजें बताई मैंने? मेरे हाथ में पैसा मिलना, मेरी कमाई, और एम स्क्वायर का खर्चा, तीनों चीज आइडियली सेम होना चाहिए. बोले प्रज्ञा मैम को एक लेक्चर का 10,000 रुपया मिलता है फॉर एग्जाम्पल. एक लेक्चर का, एक सब्जेक्ट का बोल रही हूँ भैया. हाँ, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ. हाँ, हम मजदूर है भैया, हमको खाली 10,000 रुपये मिल रहे तुमको पढ़ाने के. ठीक है? अरे भैया एक दिन का नहीं, एक लेक्चर का है ना, एक कॉस्टिंग के सेशन का, एक पूरी क्लास का. हाँ. अरे भाई मेरे भैया, 2.5 महीना या 2 महीना एक सब्जेक्ट चलता है, तो उसका एक 10,000, ऐसी समझो 2 बैच है, तो मेरे को खाली 2.5 महीने का 20,000 रुपया मिल रहा है, ऐसा बोल रही हूँ मैं. तो मैं तो मजदूर हुई ना. ये मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ ताकि आप समझो मैं मजदूर हूँ. क्लियर है क्या? अरे भैया समझ में आ रहा है, मैं मजदूर हूँ, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है.
अभी किसी मजदूर के हाथ में कुछ पैसा मिलना और वो किसी मजदूर की कमाई, ये दोनों में फर्क हो सकता है। क्यों फर्क हो सकता है? भैया मेरी कमाई थी 20,000 रुपया। कितनी कमाई थी मेरी? 20,000 रुपया। आपकी बैच से कॉस्टिंग के 2 महीना चलेंगी तो 20,000 रुपया। मेरे हाथ में पैसा आया 18,000 रुपया। मेरे हाथ में पैसा दिया 18,000 रुपया। सेम है क्या? मयंक सर ने एम्प्लॉय के रजिस्टर में, जहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट बुक कर रहे हैं, एक्सपेंस बुक कर रहे हैं, या फिर उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी में प्रज्ञा मैम के आगे कितना खर्चा लिखा? 22,000 रुपया। तीनों आंकड़े अलग अलग है, तीनों आंकड़े अलग अलग है। अब इसका रीजन, जब मैंने एम स्क्वायर ज्वाइन किया, मुझे मयंक सर ने बोला मैडम आपकी सैलरी है 20,000 रुपया। क्या बोला? आपकी सैलरी है 20,000 रुपया, 2,000 रुपया मैं आपको सैलरी के ऊपर दूंगा, 2,000 रुपया मैं सैलरी के ऊपर मेरी जेब से दूंगा, विच इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड एंड ईएसआई यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है? एक क्या है, गवर्नमेंट ने देखा जो एम्प्लॉयर है ना वो चीटिंग कर रहे हैं एम्प्लॉय के साथ, कम कम पैसा दे रहे हैं, और एम्प्लॉय लोगों की सैलरी ना पूरी हाथ में जितनी सैलरी है। एक एग्जांपल सेम यही 20,000 वाला, मेरी सैलरी 20,000 रुपए है, एम स्क्वायर के बुक में भी 20,000 का खर्चा है और मेरे हाथ में भी 20,000 रुपया रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है? 20,000 रुपए में मेरा सारा खर्चा हो जा रहा, मेरे हाथ में 1 भी रुपया बच रहा क्या? नहीं। गवर्नमेंट ने देखा सेविंग नाम की कोई चीज ही नहीं है, जितना पैसा आता पूरा उड़ा देती, बोले बहुत बेकार है बोले। तो गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला, एम स्क्वायर को फोन किया, बोले देख भाई मैंने एक रूल निकाला। क्या रूल निकाला? तू हर एक एम्प्लॉय के सैलरी में से कुछ पैसा कट कर और फिर बचा हुआ पैसा उसके हाथ में दे। 20,000 में से 2,000 रुपया कट कर और 18,000 ही हाथ में दे। जो 2,000 तू कट कर रहा है ना वो एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर, उसके बदले सेविंग कर। किसके बदले सेविंग कर? एम्प्लॉय के बदले तू सेविंग कर। पैसा किसका है? मेरा खुद का ही है। सैलरी किसकी है? मेरी खुद की है। लेकिन सेव कौन कर रहा? एम्प्लॉयर। क्या नाम से करेगा? ठीक है? बोले कभी इमरजेंसी में प्रोवाइड करना पड़ गया पैसा तो इसमें पैसा पड़ा रहेगा तो उसको मिल जाएगा, और ये ऐसे 20-20 हजार उड़ा देंगी तो कुछ भी पैसा नहीं बचेगा। फिर किसी दिन इमरजेंसी पड़ी तो किसको मांगने जाएंगे? स्टूडेंट्स को। वो तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे देता है, उसको क्या पैसे मांगू मैं? क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक के सॉर्टेड है? समझ में आ रही है बात? सबको समझ में आ रही है? यानी टू प्रमोट सेविंग्स इन एम्प्लॉय, to promote savings in employee, what they are doing? They are deducting part of employee's salary. They are deducting part of employee's salary. Who are deducting? Company, जहाँ पे employee काम कर रही, यानी employer is deducting, employer paid 20,000 as salary but gave 18,000 in hand. समझा क्या? क्यों? बिकॉज एम्प्लॉयर, अब मैं सिर्फ ईआर लिख रही हूँ मतलब एम्प्लॉयर की बात कर रही हूँ, ठीक है? एम्प्लॉयर पेड नहीं, collected and paid 2,000 rupees to a bank account asked by गवर्नमेंट। ठीक है? अब क्या हुआ? 20,000 रुपया मयंक सर ने मेरे हाथ में रखा, हाथों हाथ क्या बोला? 2,000 रुपया मेरे को गवर्नमेंट को देना है, 2,000 मेरे को उनको हाथों हाथ देना पड़ा। मेरे हाथ में कितना पैसा मिला? मैं एम स्क्वायर से निकलते वक्त मेरे हाथ में कितना पैसा बचा था? 18,000। यानी मेरे को हाथ में कितना पैसा मिला? मैंने कितना अर्न किया हाथ में, इन हैंड मैंने कितना अर्न किया? 18,000। मेरी सैलरी कितनी है? मेरी कमाई कितनी है? 20,000।
मेरी अर्निंग कितनी है 20,000, लेकिन मेरे को हाथ में कितना मिला 18,000। मैंने अर्न कितना किया इन हैंड 18,000, पर मेरी सैलरी कितनी है 20,000। 2,000 रुपए कहाँ गए? मेरे बदले में मयंक सर ने पैसे लेके, मेरे से ही पैसे लेके, खुद के जेब से लिए क्या? नहीं, मेरे से ही पैसे लेके गवर्नमेंट को देखे। अब इसमें क्या हो गया? इसमें एम्प्लॉयर को आने लग गया मजा। क्यों? एम्प्लॉयर 2,000 रुपए लिए, फिर एक दिन मयंक सर ने मेरे को उठ के बोला अब 2,000 नहीं, आज 10,000 रुपए दे। फिर मैं रोने लग गई बैठ के। मैं बोली 10,000 में मेरा महीना कैसे निकालूंगी मैं? 10,000 रुपया मेरे तो महीने का तो खर्चा ऐसे ही निकल जाएगा, क्या करूंगी? मेरे पास तो कैश का शॉर्टेज हो जाएगा। फिर मैंने लगाया मोदी जी को फोन। ये आपने गलत किया। ये आपने गलत किया। इतना सारा पैसा मेरे हाथ का पैसा, मेरी कमाई का पैसा इतना सारा मैं वापर ही नहीं सकती, मेरे खर्चे कैसे पूरे होंगे? तो बोले रुक जा, मैं कुछ तरकीब निकालता हूँ। फिर मोदी जी ने वापस मयंक सर को फोन लगाया। बोले देख भाई, मैंने तेरे को कितना पैसा बोला था 2,000, तूने 10,000 क्यों डिडक्ट किया? तू चल उसको 8,000 वापस कर, और अब से क्या करेंगा तू? जितने पैसे उससे लेगा उतने ही पैसे तू तेरी जेब से भी डाल, उसके लिए ही। क्या बोला मैंने? एम्प्लॉयर जितने पैसे देगा, कितने पैसे दिया? 20,000। उसमें से कितने कट किया? 2 कट किया। हाथ में कितना दिया? डबल ही मतलब एम्प्लॉय, ठीक है? 18,000 एम्प्लॉय के हाथ में। अभी एम्प्लॉयर ने कितना कट किया? 2,000। 2,000 कट किया, तो बोले 2,000 तो खुद की जेब से भी भर। तो एम्प्लॉयर एडिशनली पेड 2,000। तो अब एक्चुअली मेरी कमाई कितनी हो गई? 20,000 तो थी, प्लस 2,000 और मिल गए। कैसे? कैसे? तो बोले 18,000 मेरी हाथ में कमाई थी, 2,000 मेरे बदले में मयंक सर ने डिपॉजिट किया, 2,000 मयंक सर ने खुद की जेब से एडिशनली डिपॉजिट किया। समझा क्या? क्या बोल रही मैं? पल्ले पड़ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? क्या क्या चीज बोली मैंने? 18,000, 2,000 एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के हाथ से कट करके गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट को दिया यानी बैंक अकाउंट में रखा। अभी ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन यानी मेरी सैलरी का हिस्सा है क्या? नहीं, मेरी सैलरी के ऊपर, ओवर एंड अबाउ माय सैलरी, एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? अपनी जेब से भर रहा है। इससे क्या हो रहा है? ना एम्प्लॉय का ज्यादा नुकसान हो रहा है, ना एम्प्लॉयर का कोई ज्यादा फायदा हो रहा है। समझ में आया क्या? अभी ये दोनों सेम रहेंगे क्या हर बार? नो, गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है परसेंट। गवर्नमेंट ने क्या बोला है? एक कोई तो परसेंट स्पेसिफाई किया, फॉर एग्जाम्पल 7%। अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि आपके सैलरी का 7% जो है वो आपको पीएफ में डालना है, यानी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी सैलरी जब हाथ में आएगी 7% ऑफ मेरी सैलरी उठा के मेरे को मयंक सर को देना है। अब किसकी जिम्मेदारी है वो पैसा डिपॉजिट करने की? मयंक सर की। पर किसके हिस्से का? मेरे हिस्से का। अब मयंक सर की और एक जिम्मेदारी है, खुद की जेब से और वो 7% यानी मेरी जितनी अमाउंट थी उतनी ही अमाउंट वापस डिपॉजिट करेंगे गवर्नमेंट के पास, ठीक है? अब क्या हुआ मैं समझो, मेरे को बहुत साल हो गए मयंक सर के पास काम करते करते, 20-20 हजार की सैलरी से मैं आ गई 60,000 की सैलरी पे, ठीक है? अब मैं आ गई 60,000 की सैलरी पे। अब मेरे को अच्छा खासा पैसा है, अब मेरे को पता है मेरे को पैसे अब बचाना चाहिए, क्योंकि मेरा खर्चा समझो 30,000 ही है। तो मेरा कितना पैसा बच रहा मेरी जेब में? 30,000 बच रहा मेरे सैलरी में से, जिसमें से 10,000 ऑलरेडी पीएफ में जा रहे थे। तो मेरे हाथ में कितने मिल रहे थे? 50,000। 60,000 की सैलरी थी, 10,000 पीएफ में गए, तो मेरे पास कितने बचे? 50,000। ये सबको समझ में आ रहा? अब 50,000 में से मेरा खर्चा कितना है? 30,000 का, तो मेरे पास बच कितने रहे? 20,000। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है, एक काम करो, मैंने बोली ये जो 20,000 है ना, मैं सर को अगले महीने बोली मेरे सिर्फ 10,000 ही मत कट करके डिडक्ट करके डिपॉजिट करो, मेरे बिहाफ पे ये 20,000 भी कर दो, यानी टोटल कितने? 30,000 रुपए मेरे बदले में आप डिडक्ट करो और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दो, ठीक है?
गवर्नमेंट ने मिनिमम लिमिट बताई है। कितनी लिमिट बताई है? मिनिमम, मैक्सिमम नहीं बोला है। तुम कितनी भी कर सकते हो डिपॉजिट। समझ में आ रही क्या बात? मैक्सिमम पीएफ तुम कितना भी कर सकते। तो मैंने 30,000 करवा दी। अब इसमें नुकसान किसका हो जाएगा? मेरे को ये स्कीम आई ध्यान में कि मैं मेरा 30,000 डालूंगी तो मयंक सर को भी 30,000 डालना पड़ेगा। जो मयंक सर अभी तक 10,000 दे रहे थे, अब 30,000 रुपया मेरे भी आप में गवर्नमेंट को देंगे। फिर मयंक सर को गुस्सा आया। फिर मयंक सर ने मोदी जी को फोन लगा, ये क्या लेके आया? बोले आप जितना एम्प्लॉय देगा उतना एम्प्लॉयर देगा। मेरे तो बैंड बज गई। बोले वो आधी आधी सैलरी उठा के बोले डिपॉजिट करवा रही, मैं 50-50 तक का सैलरी बढ़ा के दूं क्या? बोले ये तो गलत बात हो गई। तो फिर गवर्नमेंट ने वापस एक नया रूल निकाला। क्या रूल निकाला? गवर्नमेंट बोले एम्प्लॉय जो है वो मिनिमम परसेंट फॉलो करेगा, मैक्सिमम अपने मन से करेगा, अपने मन से करेगा डिपॉजिट। मिनिमम जितना बोला है उतना तो करना ही पड़ेगा, मैक्सिमम कितना भी करो। एम्प्लॉयर को कितना करना है? जितना मिनिमम परसेंट बोला है ना, बस उतना ही करना है। उसको उसके ऊपर करना है क्या? नो, उसके ऊपर कोई भी अमाउंट नहीं करना है। यानी मैं चाहे तो 30,000 डिपॉजिट कराऊं, बैंक सर को कितना देना पड़ेगा? 10,000 ही। समझ में आई क्या बात? ये पूरे किस्से कहानी को क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पे ये जो 30,000 है वो मेरा एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन है टू प्रोविडेंट फंड, और ये जो 10,000 मयंक सर का है वो है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। मैं कॉन्ट्रीब्यूट काय में से कर पाऊंगी? मेरी सैलरी में से। मैं काय में से कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊंगी? मेरी सैलरी में से। एम्प्लॉयर मेरी सैलरी में से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है क्या? उसका हक बनता है कि मेरी सैलरी में से देने का? नहीं, उसको ऊपर से देना पड़ेगा। तो मेरी सैलरी कितनी? मेरे हाथ की सैलरी जितनी है उतनी, उसके अलावा मेरे को जो एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन भरा वो भी तो मेरे सैलरी का ही पार्ट है। तो मेरे हाथ में जितना पैसा पड़ा है प्लस मेरे पीएफ अकाउंट में मैंने जितना पैसा डाला वो, प्लस मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे बदले में पीएफ अकाउंट में कितना पैसा डाला। समझ में आया क्या? 3 जगह से पैसे आ रहे। कहाँ से? मेरे हाथ में कैश आई, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, और मेरे एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। समझ में आया? समझ में आ रही है बात? ये चीज क्लियर हुई सबको पिक्चर? इसका कॉस्टिंग में क्या रोल है? ये सब चीजें टैक्स की है, इसको कॉस्टिंग में क्यों डाला? बोले कॉस्टिंग में अपन देखते हैं कि एम्प्लॉई का खर्चा कितना हो रहा। कॉस्टिंग में अपन खर्चा देखते हैं तो अपन कौन बन गए? कंपनी। एम्प्लॉय नहीं है, कंपनी है। तो अपन कंपनी पर्सपेक्टिव सोचेंगे तो अपना खर्चा कितना हो रहा। अब आ जाओ अपने पहले वाले एग्जांपल पे। अपन एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव से सोचेंगे हमेशा, यानी अपन एम स्क्वायर है तो अपना खर्चा कितना हो गया? अपना खर्चा हुआ 22,000। समझ में आ रहा क्या? भले उसके हाथ में 20,000 जा रहा, 20,000 उसकी अर्निंग है और 18,000 उसकी सैलरी है। क्या हो रहा? 18,000 रुपए मेरे हाथ में मिल रहे, 20,000 मेरी सैलरी है, 2,000 रुपए मेरे बदले में एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बोल के पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट हो रहे, और 2,000 उसके ऊपर जो है, 20,000 के ऊपर के जो 2,000 है वो मयंक सर की जेब से एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बोल के जमा हो रहे। समझ में आया क्या? तो अपने को कॉस्टिंग में क्यों ये चीज का रेलेवेंस है? क्योंकि अपने को देखना है कि अपने ओनर को, यानी अपन एम्प्लॉयर है और अपने को कितना खर्चा पड़ रहा है ये एम्प्लॉय को रखने का। अपने को ये एम्प्लॉय को रखने का कितना खर्चा पड़ रहा है, उसकी सैलरी के ऊपर भी अपने को उसका खर्चा लग सकता है। ये एक एग्जाम्पल हुआ। अब उसकी सैलरी के अलावा उसको क्या क्या खर्चा लगेगा? अब मयंक सर ने बोला आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो बोले हमारे, हम एक काम करते, हम आपको एक कार देते और एक ड्राइवर देते जो आपको यूज करना है रोज एम स्क्वायर आने को जाने को। ठीक है, ये क्या चीज हो गई? क्या बोलते हैं इसको? परक्यूजिट्स। क्या बोलते हैं? अपन ने पर्क वर्ड सुना है? पर्क चॉकलेट नहीं, ऐसे पर्क्स बहुत सी बार बोलते हैं ना। पर्क्स यानी क्या? बेनिफिट्स, एडिशनल बेनिफिट्स जो पैसे के फॉर्म में नहीं है लेकिन है बेनिफिट ही। अभी मेरे को कार मिली और ड्राइवर मिला, यानी मेरा आने जाने का खर्चा खत्म मेरी जेब से। जो मेरी जेब से खर्चा लग रहा था उसके बदले में उन्होंने मेरा खर्चा कम कर दिया, यानी ही उनको मेरे बदले ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो रहा। कार भले उनके नाम पे है लेकिन डेप्रिसिएट हो रही ना कार, तो डेप्रिसिएशन का खर्चा लग रहा उनको मेरे अगेंस्ट, और मेरे अगेंस्ट ड्राइवर रखा है, ड्राइवर की सैलरी का खर्चा लग रहा, और कार में पेट्रोल भी लगेगा तो मेरे अगेंस्ट उनको पेट्रोल का भी खर्चा लग रहा।
तो मेरे एम्प्लॉयर के खर्चे क्या क्या हो गए मेरे लिए करे हुए? बोले कार का डेप्रिसिएशन, कार का पेट्रोल का खर्चा और ड्राइवर की सैलरी। किसके लिए हो रही है? सब मेरे लिए हो रही। तो मेरे को भले कैश नहीं मिल रहा उस चीज का, पर मेरे लिए खर्चा तो हो रहा। अपन किसके पर्सपेक्टिव से देखते कॉस्टिंग में? एम्प्लॉयर। तो अपन खर्चा क्या क्या देखेंगे? उसके पैसे जो मिल रहे हैं, उसको जो सैलरी जा रही वो, जिसमें उसका एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन भी है, और उसके उपरांत एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन भी जो अपन दे रहे हैं प्रोविडेंट फंड का वो, और उसके ऊपर कार का डेप्रिसिएशन का खर्चा, और उसके ऊपर ड्राइवर की सैलरी का खर्चा, और उसके ऊपर पेट्रोल का खर्चा। ये सब मैं बेयर कर रहा। क्यों बेयर कर रहा? ऐसा मयंक सर बोलेंगे क्योंकि प्रज्ञा मैडम को क्लास में बुलाना। समझ में आई क्या बात? तो मयंक सर का मेरे लिए खर्चा कितना, ये सब चीजें मिला के मयंक सर का मेरे लिए खर्चा हुआ। समझा? अब क्या हुआ? मयंक सर को मैं बोली, मयंक सर मैं पढ़ाने तो आ जाती हूँ, लेकिन मैं आती हूँ और मैं जाती हूँ, मेरे को कोई ब्रेक नहीं है, और मेरे को बहुत लेट हो जाता है, मेरे को घर पे खाना बनाना नहीं होता घर पे जाके। उन्होंने क्या किया? एक कुक लगवा दी। कुक की सैलरी मयंक सर की जेब से जा रही। कुक की सैलरी मयंक सर की जेब से जा रही। बेनिफिट किसका हो रहा? मयंक सर का हो रहा कि मेरा हो रहा? मेरा। तो मेरे खर्चा मयंक सर मेरे खर्चे पे मान देंगे, ना कि कुक की सैलरी पे। मयंक सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे सैलरी में कुक का नाम नहीं लिखेंगे, मेरे नाम के अगेंस्ट ही लिखेंगे। मेरे नाम के अगेंस्ट यहाँ पे लिखेंगे कुक सैलरी। समझा क्या? मेरे को मेरी सैलरी तो मिल रही, मेरे को ड्राइवर का खर्चा भी मेरे अगेंस्ट जा रहा, मेरे अगेंस्ट पेट्रोल का भी खर्चा जा रहा, मेरे अगेंस्ट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी जा रहा, मेरे अगेंस्ट कुक का भी खर्चा जा रहा। समझ में आई क्या बात? तो ये सब जो प्रकार के अलग अलग प्रकार के खर्चे होते हैं उसको बोलते हैं परक्यूजिट्स। क्या बोलते हैं? परक्यूजिट्स का मतलब होता है पर्क्स, यानी एडिशनल बेनिफिट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है ताकि एम्प्लॉय को सहूलियत हो काम करने में, ताकि एम्प्लॉय को सहूलियत हो काम करने में। इसमें एक बहुत प्रोमिनेंट चीज होती है और बेसिक सी चीज होती है एक, ये वर्ड का मीनिंग क्या है? पेड लीव। इसका मीनिंग क्या है? छुट्टी मिल रही है लेकिन पैसा भी मिल रहा। छुट्टी है लेकिन पैसा भी मिल रहा। बोले साल में कुछ दिन, अब मैं साल भर मयंक सर के लिए काम कर रही, मैं मयंक सर को बोले मयंक सर आप ऐसा करोगे कि महीने के 28 दिन ही आप काम कर रहे हो, आप 2 दिन तो आ ही नहीं रहे हो, 2 संडेज को छुट्टी दे रहे हो, तो 2 दिन का पगार नहीं, ऐसा मत करो। मैं बोली 2 संडे तो छुट्टी बनती है मेरी, इतना पढ़ाती हूँ मैं। तो बोले एक काम करो, आपको पूरे 30 दिन का पगार मिलेगा, 2 दिन की छुट्टी भी ले लेना उसमें। 30 दिन का पगार मिलेगा और 2 दिन की छुट्टी भी ले लेना। ये आपको क्लासिक एग्जाम्पल, ये कैसे समझेंगे पेड लीव का? अभी आप तो खुद एम्प्लॉयमेंट में हो नहीं, आप लोग एम्प्लॉय बने नहीं, तो आपको पेड लीव का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेगा नहीं। लेकिन आप लोग अपने अपने घर में जाके अपनी मम्मी को पूछना, आप आपकी मेड को क्या सैलरी देते हो? समझो आपके यहाँ पे एक मेड आती है, उसकी सैलरी है 2000 रुपीज, ठीक है? तो उसकी सैलरी 2000 रुपीज है, प्लस आपकी मम्मी उसको क्या बोलेंगी? 3 खाड़े माफ। क्या बोलेंगी? 3 खाड़े माफ। कुछ खाड़े माफ करते अपन अपने मेड्स के, तो वो माफ मतलब क्या है? तुम उसको पैसा दे रहे हो वो खाड़े के अगेंस्ट, यानी वो लीव के अगेंस्ट तुम पे कर रहे हो, यानी तुम पेड लीव बोल रहे हो। समझ में आया क्या लॉजिक? कर तुम भी वही रहे हो और बड़े बड़े कंपनीज के एम्प्लॉयर्स भी वही करते हैं, लेकिन वो दिखने को तुम खाड़े माफ बोलते हो, वो लोग पेड लीव बोलते हैं, वो थोड़ा पॉश लैंग्वेज बोलते हैं, तुम लोकल लैंग्वेज बोलते हो। उतना ही फर्क है। समझ में आया क्या? बात यही है। आपकी किसी की अगर शॉप होंगी तो शॉप पे सेल्समैन को भी रहता है कि 1 महीने में 2 खाड़े माफ है भैया, होता है नहीं होता है? हाँ या ना? किसी ने, ऐसा कोई है जिसने ये कभी लाइफ में सुना ही नहीं है कि लीव माफ होती है, यानी खाड़े माफ होते हैं या पेड लीव मिलती है? आपने घर पे सुना है सबने मम्मी से ये स्टेटमेंट? ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है पेड लीव का क्या होता है? पेड लीव यानी तुम छुट्टी पे हो लेकिन तुमको पैसा मिल रहा है, तो कंपनी के लिए तो कॉस्ट है। तुम भले काम नहीं कर रहे हो लेकिन कंपनी के लिए तो, भैया बातें मत करो, वो तुम क्लास के बाद डिस्कस कर लेना कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है? लीव एनकैशमेंट डिस्कस कर रहे हो अभी। खर्चा
कंपनी का कितना, 30 दिन का पूरा, जबकि छुट्टी है 3 दिन की, 3 दिन की छुट्टी है, फिर भी छुट्टी पे भी पगार देना पड़ रहा। तो अपन कंपनी है, अपन एम्प्लॉयर है, तो अपने लिए तो पूरा ही खर्चा रहेगा। हमेशा एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव से सोचना है, अपना खर्चा कितना। क्लियर है क्या? यहाँ तक के क्लियर है? समझा सबको सब? इसमें कोई डाउट है? अब ये जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट समझे हैं, उसकी अपन नोट्स लिख लेते हैं। ठीक है, ये चैप्टर पूरा ऐसा ही है क्या? नहीं, ये चैप्टर में खाली कुछ हिस्सा छोटा मोटा ये सब चीजें हैं। ये सब आपको पढ़ना है क्या अभी? हाँ, पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि डीटी में पूरा पढ़ोगे इन डेप्थ। मैं तो बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा रही हूँ, डीटी वाला बहुत आपको डिटेल में पढ़ाएगा फैकल्टी। चलो लिखो, क्राइटेरिया है, लेबर एक्ट के अगेंस्ट ही मिलता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का एक्ट है लेबर लॉ के अंडर, वो लेबर लॉ के तहत राइट्स ऑफ लेबरर्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं, तो उसके हिसाब से मिलता है। चलो लिखो, फर्स्ट पॉइंटर, व्हाट इज एम्प्लॉय कॉस्ट? क्या होता है एम्प्लॉय कॉस्ट? बातें मत करो, दूर दूर बैठो। नहीं तो वो बोल रहा, ये बोल रहा, बातें नहीं चाहिए मेरे को। एम्प्लॉय कॉस्ट क्या क्या होता है देखो। क्या होता है? बोले मॉनिटरी बेनिफिट, यानी जो तुम पैसे दे रहे हो दैट इज मॉनिटरी बेनिफिट। और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट मतलब जैसे मैंने एग्जांपल बताया ड्राइवर और कार का, जैसे मैंने कुक का एग्जांपल बताया, यहाँ पे एग्जांपल में मैंने लिखा है कैंटीन फैसिलिटी। कैंटीन फैसिलिटी मतलब आप जो कंपनी में काम करते हो वहाँ पे कैंटीन है, जहाँ पे एम्प्लॉय को अपना आईडी बताना है और कैंटीन में से खाना लेके जाना है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एम्प्लॉयर खिला रहा है खाना, खाना फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है आपका एम्प्लॉयर। किस खुशी में दे रहा है? क्योंकि आप उसके यहाँ पे काम कर रहे हो, उस खुशी में दे रहे हैं। समझ में आया क्या? समझ में आई बात? तो उसके लिए तो खर्चा दोनों भी है। अपन एम्प्लॉय कॉस्ट देख रहे हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब क्या? किसके पर्सपेक्टिव से होता है एम्प्लॉय कॉस्ट? किसके पर्सपेक्टिव से होता है? जोर से बोलो। समझ में आया? अब यही एम्प्लॉय कॉस्ट को और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं, क्या तरीका बोलते हैं? रिवॉर्ड बेसिस। क्या बोलते हैं? रिवॉर्ड बेसिस मतलब रिवॉर्ड यानी आप क्या क्या रिवॉर्ड्स दे रहे हो आपके एम्प्लॉय को। पैसा दे रहे हो, सैलरी एक फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड है। दूसरा फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड क्या है? पैसा नहीं दे रहे हो लेकिन कुछ बेनिफिट दे रहे हो, जो कि बिना पैसे के भी बेनिफिट है उनके लिए। यानी खाना मिलना, अगर उनको कैंटीन में फ्री में खाना नहीं मिलता था तो उनको या तो घर से डब्बा लाना पड़ता था या तो कहीं से परचेस करके खाना पड़ता था। अगर घर से डब्बा लाते थे तो उसके लिए कुक लगाते थे, कुक का खर्चा लगता था। भाजी पाला लाना पड़ता था घर पे, उसका खर्चा लगता था। अनाज पानी लाना पड़ता था, उसका खर्चा लगता था। वो सब पैसा बच गया ना। समझ में आ रहा? यानी एम्प्लॉय को एक प्रकार से पैसा ही मिला जो उसने वापर के खाना लिया। हाँ या ना? समझ में आ रहा? तो ये रिवॉर्ड है। एम्प्लॉय को क्या क्या रिवॉर्ड मिला ऐसा। अभी रिवॉर्ड बेसिस हो गया। अब कैटेगरी बेसिस क्या क्या आता है इसमें देखो। ये है कैटेगरी बेसिस।
लिखा क्या सबने? अभी ये क्या कैटेगरी है भैया? डायरेक्ट एम्प्लॉय और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय। बोले जो मेन बिजनेस ऑपरेशन पे काम करते हैं वो होते हैं आपके डायरेक्ट एम्प्लॉय। जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो आपके जो लेबरर्स होते हैं, जो मशीन, अगर आपकी मशीन है और मशीन पे कुछ काम होता है तो जो लेबरर्स मशीन को चालू बंद करते हैं, मशीन में रॉ मटेरियल पुट करते हैं, वो एम्प्लॉयज जो होते हैं वो आपके डायरेक्ट एम्प्लॉयज होते हैं। अगर मशीन नहीं है, आपको लेबर के बेसिस पे काम कर रहे हो, तो आपके जो एम्प्लॉयज, जो लोग हैं जो मिलके, जैसे मैंने कैलकुलेटर का एग्जांपल बताया था जिसमें मैंने बोला था मशीन नहीं है, तो क्या 4 लोग मिलके बैठे होंगे, एक जना ये ढांचा लेगा, उसमें बटन्स लगाएगा, दूसरा जना उसमें मशीन फिट करेगा, तीसरा जना उसको पीछे का बॉडी लगाएगा और फिर स्क्रू कसेगा। तो ये जो लोग बैठ बैठ के ये सब कर रहे हैं वो मेरे डायरेक्ट एम्प्लॉय है, क्योंकि वो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं या फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जिम्मेदार है या जरूरी है। मशीन चालू करने के लिए एम्प्लॉय जरूरी है या नहीं है? हवा में मशीन चालू होंगी क्या? कोई भूत आके चालू कर जाएगा क्या रोज? एम्प्लॉयर मालिक आके रोज मशीन चालू करके जाएगा क्या? तो उसके लिए कोई ना कोई तो लगेगा। पर वो फैक्ट्री के बाहर एक वॉचमैन भी खड़ा है, वो वॉचमैन जो है वो फैक्ट्री का ध्यान रख रहा है, वो कोई मशीन का ध्यान रख रहा है क्या? नहीं, वो मशीन का भी ध्यान रख रहा है, कैसे? फैक्ट्री का ध्यान रखते हुए। वो मशीन के अंदर बनने वाले माल का भी ध्यान रख रहा है, कैसे? फैक्ट्री का ध्यान रखते हुए। तो उसकी जिम्मेदारी खाली माल बनाने तक के है क्या? नहीं। उसकी जिम्मेदारी माल बनाने के लिए है क्या? नहीं। उसकी जिम्मेदारी क्या है? सब चीज को प्रोटेक्ट करना। तो वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय हुआ। वो डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड है क्या? नहीं। वो डायरेक्टली आपकी सर्विस से रिलेटेड है क्या? नहीं। वॉचमैन, आप वॉचमैन की सर्विस प्रोवाइड करते हो क्या? नहीं। सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस प्रोवाइड करते हो क्या? नहीं। आपका बिजनेस किस चीज का है और आपके बिजनेस से रिलेटेड अगर वो सर्विस दे रहा है, दैट मीन्स वो डायरेक्ट एम्प्लॉय है। वो आपके बिजनेस को छोड़ के कोई भी सर्विस दे रहा है तो वो आपके लिए इनडायरेक्ट एम्प्लॉय है। ठीक है, क्लियर है क्या? अभी जैसे एग्जाम्पल अगर एम स्क्वायर का ले, तो हम लोग जो है फैकल्टीज दैट आर डायरेक्ट एम्प्लॉयज, दोज आर डायरेक्ट एम्प्लॉयज। क्यों? क्योंकि एम स्क्वायर का बिजनेस क्या है, क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए प्राइमरीली कौन जरूरी है? फैकल्टी, टीचर्स। अगर टीचर्स ही नहीं रहेंगे तो टीचिंग हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए टीचर्स जो है वो आपके डायरेक्ट एम्प्लॉयज हुए। अभी इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कौन हुआ? जो नीचे वॉचमैन होते हैं, जो पिंकी मैडम है, पिंकी मैडम है वो, उसके अलावा जो यहाँ पे क्लीनिंग करने को आते हैं वो रोशन सर, टेक्नीशियन है। उनका डायरेक्ट लिंक है क्या टीचिंग से? नहीं, बट वो टीचिंग को बैकएंड पे हेल्प करते हैं। हाँ या नहीं? करेक्ट। मयंक सर का क्या रोल आएंगे इसमें? मयंक सर डायरेक्ट एम्प्लॉय आएंगे, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय आएंगे? है, एम्प्लॉय भी है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय भी है। वो पढ़ाते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉय है। और वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय है क्योंकि वो मैनेजमेंट का भी तो काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वो उतना हिस्सा उनका इनडायरेक्ट एम्प्लॉय का है। वो जो पढ़ा रहे हैं उतना हिस्सा उनका डायरेक्ट एम्प्लॉय का है। समझ में आ रहा है? क्या पढ़ाते हैं वो? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। वो इंटरमीडिएट को कुछ पढ़ाते हैं क्या? तो इंटरमीडिएट के लिए वो डायरेक्ट एम्प्लॉय है कि इनडायरेक्ट एम्प्लॉय है? इनडायरेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर मयंक सर नहीं रहे तो कौन देखेगा आज कौन सी क्लास में बच्चों को बिठाना है, कितने बजे की क्लास रखना है, सारे लाइट्स फैंस चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, सब चीजों का मैनेजमेंट, वाटर कैन है या नहीं है, सब चीजें कौन देखता है? मैनेजमेंट का पूरा काम किसका है? मयंक सर का है। तो सारी जिम्मेदारी मयंक सर प्रॉपरली निभाते हैं तब जाके तुम्हारी क्लास होती है ना। हम तो आके पढ़ा के चल जाते हैं। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसकी है? मयंक सर की है। तो मयंक सर इज ऑल्सो एम्प्लॉय फॉर इंटर, बट ही इज इनडायरेक्ट एम्प्लॉय। समझ में आया क्या? क्लियर है क्या यहाँ पे? तो अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय में फर्क समझा? यहाँ तक की किस्सा कहानी क्लियर हुई? हाँ या नहीं? अभी लिखो। तो डायरेक्ट ये नहीं लिखा सकते आपको।
लिखो, बातें हो गई होंगी तो। हर बार मैं नहीं कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, मैं देख सकती हूँ कौन कर रहा था कौन नहीं करता था। बातें बंद करो भैया, लिखो डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, क्या है डिफरेंस बिटवीन नेट अर्निंग किसके पर्सपेक्टिव से रहेंगी, अर्निंग किसके पर्सपेक्टिव से होती है, लिख लो ये नीचे। सैलरी में ना अलग अलग हिस्से होते हैं सैलरी के, जैसे आपने आपके भाइयों बहनों कजिन रिलेटिव किसी को भी सुना होगा कि मेरा तो 12 लाख का पैकेज लग गया। क्या सुना होगा, 12 लाख का पैकेज लग गया। पैकेज का मतलब क्या होता है, साल भर में कंपनी कितना कमिट कर रही है कि उसको मिलेगा, उसके हाथ में आएगा बोल रहे हैं क्या, नहीं, मिलेगा मतलब या तो उसके हाथ में है कुछ पैसा, कुछ पैसा उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट के पास डिपॉजिटेड है, सब मिला मुलू के पूरा 12 लाख होगा, ठीक है। अभी नेट अर्निंग मतलब क्या होता है, अर्निंग मतलब वो 12 लाख, अर्निंग मतलब वो 12 लाख, पर नेट अर्निंग मतलब वो 12 लाख में से जो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया वो अपने हाथ में अभी नहीं है, तो वो अपनी अभी अर्निंग है क्या, हाल फिलहाल नहीं है। समझ में आ रही क्या बात, क्लियर है बात, तो लिखो बेसिक सैलरी यानी नॉर्मल रहता है। अभी सैलरी का ब्रेकअप रहता है, अभी मेरे पास ना, मेरा है क्या एक नहीं है, कैसा रहता है, आप ज्वाइन करते हो तो आपको पहले ऑफर लेटर आता है, फिर हर बार आपको आपका जो भी सैलरी का इंक्रीमेंट लेटर आता है, ठीक है, तो उसमें आपकी सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, स्ट्रक्चर। तो वो स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, सैलरी यानी सिर्फ सैलरी वर्ड नहीं रहता है, उसमें अलग अलग चीजें रहती है। बेसिक सैलरी रहता है, उसमें एक रहता है डियरनेस अलाउंस होता है, फिर होता है बोनस, फिर इसके अलावा होता है आपको अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, और इसके अलावा क्या होता है सैलरी में, कमीशन जनरली, हाँ ठीक है। नहीं, डीएनएस अलाउंस अलाउंस का पार्ट नहीं होता है, ये सब जनरली होता है, ठीक है। ये लिखना नहीं है अभी, मैं पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ। किस खुशी में लिख रहे हो, मैंने उसके बाद अब एक्सप्लेन करना चालू कर दिया तो तुम लिखना चालू कर दोगे क्या, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना क्या क्या पार्ट होता है सैलरी का, स्ट्रक्चर, सैलरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ ना। सैलरी स्ट्रक्चर यानी ये सब मिला के जो बनता है वो बनता है आपका सैलरी, और ये बनता है आपका पैकेज, मतलब इतना आपको सैलरी मिलेगा, पैकेज यानी सब चीजें मिला के। समझ में आया क्या, सैलरी का पैकेज, ये जो बॉक्स है वो पैकेज है, पैकेट ऑफ सैलरी है। समझ में आया क्या, सैलरी को ये नाम से पैकेजिंग करके आपको दे रहे हैं, ये चीज समझ में आई क्या। अभी इसमें बेसिक सैलरी यानी क्या होता है, नॉर्मली ये लेवल का व्यक्ति को कितना पैसा जनरली जाता है, मैंने क्या बोला, नॉर्मली ये लेवल ऑफ व्यक्ति को विथ दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस कितना पैसा नॉर्मली जाता है, जनरली जाता है मार्केट में। डियरनेस अलाउंस किस चीज के लिए होता है, वो जनरली आपका इन्फ्लेशन जो होता है उसको कवर करने के लिए होता है। सैलरी क्या बोलता है,
5 साल पहले जीरो एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम 8 लाख रुपए का पैकेज दे रहे थे, तो 8 लाख रुपया एनुअल सैलरी हो गई उसकी, बेसिक सैलरी। डियरनेस अलाउंस क्या बोलता है, 5 साल पहले की बात है ये, तो 5 साल में इन्फ्लेशन कितना लग गया, उसके हिसाब से बोले 10% बढ़ोतरी करो सैलरी में, क्या करो, इंक्रीज इन सैलरी बाय 10%। तो डियरनेस अलाउंस बोलता है 10% ऑफ बेसिक सैलरी, क्या बोलता है, 10% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कितना हो गया, 80,000। तो आपकी एक्चुअली में फाइनल सैलरी कितनी हो गई, 8,80,000। समझ में आया, 80,000 इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए किया। समझ में आया लॉजिक, क्लिक हो रही है चीजें, समझ में आ रही है बात। अभी बोनस क्या होता है, बोनस होता है जो आपको ओवर एंड अबाउ सैलरी मिलता है, जो आपको ओवर एंड अबाउ बेसिक सैलरी मिलता है, नॉट सैलरी बट ओवर एंड अबाउ बेसिक सैलरी मिलता है। अब बोनस कैसे प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के बोनस होते हैं। एक होता है परफॉर्मेंस बोनस, एक होता है ज्वाइनिंग बोनस, और कोई बोनस होता है, एक होता है इंसेंटिव। परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है, जो हर साल मिलता है, आपने कैसा काम किया, पिछले साल आपने कैसा काम किया था, उस बेसिस पे पिछले साल की कमाई पे इस साल कुछ हिस्सा मिलता है। ये जनरली होता है अराउंड 1 मंथ सैलरी जनरली, जिसको अपन नॉर्मली इंडियन ट्रेडिशन में अपने छोटे मोटे दुकान वगैरह में अपन क्या बोलते हैं, दिवाली बोनस। अपन दिवाली पे अपने एम्प्लॉयज को 1 महीने की सैलरी जनरली दिवाली बोनस देते हैं, तो दिवाली बोनस बोलते हैं। वहीं पे जो फॉरेन कल्चर है वहां पे बोला जाता है परफॉर्मेंस बोनस, या फिर मैं ऐसा बोलूंगी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वहां पे टर्म यूज होती है परफॉर्मेंस बोनस। वो देखते हैं पिछले साल आपने काम कैसा किया, अच्छा किया क्या, 2 घंटे का काम 2 घंटे में ही किया क्या, हाँ, तो तुमने अच्छा काम किया क्या, नहीं तुमने ठीक काम किया। तुमने 2 घंटे का काम 3 घंटे में किया, तुमने बहुत बेकार काम किया, बोनस देने लायक हो क्या, नहीं बोले। तुमने अगर 2 घंटे का काम 2 घंटे में किया, यानी आप नॉर्मल कैटेगरी में आते हो। अगर तुमने 2 घंटे का काम 2 घंटे से कम टाइम में किया, यानी तुम एक्सपर्ट इंसान हो, यानी तुम होशियार इंसान हो, यानी तुम बेटर देन एवरेज पर्सन हो, तुम बेटर देन एवरेज पर्सन हो। अगर तुम एवरेज पर्सन से बेटर हो तो तुमको एडिशनल बोनस मिलेगा परफॉर्मेंस का। तुम अगर नॉर्मल पर्सन हो तो तुमको नॉर्मल बोनस मिलेगा, यानी तुमने किस प्रकार से काम किया है उस हिसाब से तुम्हारा बोनस डिटरमाइन होता है। ये वेरिएबल होता है, ये फिक्स नहीं होता है। वेरिएबल किस चीज पे, तुमने कैसा काम किया उस पे, परफॉर्मेंस पे वेरी होता है, ठीक है, समझ में आई बात। ज्वाइनिंग बोनस, इट इज अ वन टाइम अमाउंट जस्ट showed in your salary structure to learn the न्यू ज्वाइनी। मतलब आपको बोला है आपकी सैलरी रहेंगी 8 लाख रुपए, 3 लाख ज्वाइनिंग बोनस दे रहे हैं, यानी आपको कितना मिलने वाला है, 11 लाख रुपए। 8 लाख आपकी सैलरी प्लस 3 लाख का ज्वाइनिंग बोनस, यानी आपको मिलने वाला है 11 लाख रुपए। पर कब मिलने वाला है, सिर्फ पहले साल। अगले साल से ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा क्या, अगले साल वापस ज्वाइन कर रहे हैं क्या, नहीं, एक बार ज्वाइन हो गए खत्म बोनस का काम। समझ में आ रहा है, ज्वाइनिंग बोनस जो होता है वो एक खाली चोला पहना के रखते हैं ताकि तुम उनकी कंपनी में ज्वाइन हो जाओ। ये क्यों काम आता है, फ्रेशर्स को अटकाने में। क्यों, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती है वो फ्रेशर को अच्छा पे करती है, और बहुत सारी कंपनी होती है वो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो फ्रेशर को ठीक ठाक पे करती है, पर पहले साल बम्पर अमाउंट दे देती है ज्वाइनिंग बोनस के नाम पे, अगले साल से कम कम देना चालू कर देती है। समझ में आया क्या, तो वो खाली फंसाने का तरीका होता है। फंसाने का तरीका एक्चुअली में वो फंसाने का तरीका नहीं है, बट उसको बताया ऐसे जाता है। एक्चुअली में किसी के लिए बेनिफिट भी होता है ज्वाइनिंग बोनस। आपने ज्वाइनिंग बोनस लिया, आपने ज्वाइन कर दिया वो कंपनी में, 2 साल काम किया, आपने स्विच कर लिया, दूसरी कंपनी में गए, वहां पे भी ज्वाइनिंग बोनस कमाए, अब किसका नुकसान किसका फायदा, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। बट ज्वाइनिंग बोनस का मीनिंग क्या है, एक बार ही मिलेगा, वन टाइम ओनली थ्रू आउट द लाइफ, नॉट एवरी टाइम, ठीक है। वो एम्प्लॉयर की लाइफ में एक ही बार। आप एम्प्लॉय हो लेकिन आप वो एम्प्लॉयर के साथ कितनी बार जुड़ सकते हो, एक ही बार जुड़ सकते हो। तुम अगर एक बार एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिए फिर वो वापस तुमको लेगा क्या, ले भी ले पर अब ज्वाइनिंग बोनस देगा क्या, नहीं। वो बोलेंगे तू पहले भी तो ज्वाइन हुए हुआ था, तू पहली पहली बार आ रहा क्या, नहीं, पहली पहली बार आएगा। पहली गलती माफ जैसे बोलते हैं वैसे ही पहली बार का एडिशनल बेनिफिट है। समझ में आया क्या। इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, आपकी सैलरी पे आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलता है पैसे के टर्म्स में ही, लेकिन ना वो बोनस है ना ही वो अदर कोई कैटेगरी में फिट होता है।
नहीं वो बोनस है, नहीं वो और कोई कैटेगरी में फिट होता है। इंसेंटिव का मतलब होता है आपको एक प्रकार का बोनस ही मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, लेकिन उसका नाम नहीं पता तो इंसेंटिव बोल के देते हैं। अभी जब इंसेंटिव मिलता है ना तो वो क्या करता है, आपकी सैलरी एलिवेट कर देता है, यानी सैलरी बढ़ा देता है। समझो आपकी सैलरी थी 8 लाख रुपए और आपको ये साल 2% इंसेंटिव मिला। कितना? 2% इंसेंटिव, यानी 16,000 से आपकी सैलरी बढ़ गई। अब आपकी सैलरी कितनी हो गई? 8,16,000। अब उसके अगले साल आपको मिलता है और 5% इंसेंटिव, तो आप 8 लाख पे 5% काउंट करोगे कि नहीं? अब 8-16 पे 5% काउंट करोगे। समझ में आ रहा? इंसेंटिव से आपके सैलरी का बेस ही बढ़ जाता है, आपके सैलरी का बेस ही बढ़ जाता है। आपकी सैलरी का बेस बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिया जाता है, जो इंक्रीमेंट के जैसा। जो इंक्रीमेंट होता है ना वैसा इंसेंटिव, इंक्रीमेंट इंसेंटिव ऐसा ही बोलते हैं उसको। समझ में आ रहा है क्या? बेनिफिट ऑफ इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इंसेंटिव, इंसेंटिव मतलब बेनिफिट, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाने का बेनिफिट, तो इंक्रीमेंट इंसेंटिव उसका नाम होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वो आपका बेस बढ़ाता है, बेसिक सैलरी जो है ना वो उसका बेसिक सैलरी बढ़ा देता है आपकी। समझ में आया? अगर बेसिक बढ़ गई तो उस पर डीए भी बढ़ जाएगा, डीए बढ़ जाएगा तो आगे की चीज है। अभी अपन ने बेसिक, डीए और बोनस देख लिया। समझ में आया कि बेसिक क्या होता है, डीए क्या होता है, बोनस क्या होता है? यहाँ तक समझा क्या सबको? क्लियर है ये चीज? अभी उसके बाद आते हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस मतलब आपको कुछ अलाउ किया जा रहा है, आपको कुछ अलाउ किया जा रहा है। क्या अलाउ किया जा रहा है? हाउस रेंट अलाउंस, यानी आपको हाउस का रेंट कंपनी की तरफ से अलाउ किया जा रहा है, यानी कंपनी बोल रही है तुमको हम भाड़े के घर में रह रहे हो तो भाड़ा हम देंगे। ये मॉनिटरी बेनिफिट है, इसीलिए ये परक्यूजिट में नहीं जाता है, ये मॉनिटरी बेनिफिट है। कंपनी ये नहीं बोल रही कि मैं घर दूंगा तुमको। कंपनी का क्वार्टर अगर मिला है आपको रहने के लिए तो वो परक्यूजिट का पार्ट है, क्योंकि वो नॉन मॉनिटरी है। डिफरेंस बिटवीन परक्यूजिट एंड अलाउंस क्या होता है? परक्यूजिट हमेशा नॉन मॉनिटरी होता है, अलाउंस हमेशा मॉनिटरी होता है। आपको फूड कूपन मिला है तो दैट इज अलाउंस। फूड कूपन का मतलब क्या होता है? आप फूड कूपन बताओगे जितने दिन तक आपके पास, उसने 30 पत्ते मतलब 30 लीव्स ऑफ फूड कूपन है, 30 दिन की पावती है, 31 दिन का महीना है, तो एक महीने का आपको, एक दिन का आपको वो महीने में खरीद के ही खाना पड़ेगा कैंटीन से। 30 दिन ही तुम वो पावती देके उसके अगेंस्ट खाने की थाली ले सकते हो। एक दिन के लिए तुमको या तो घर से खाना लाना पड़ेगा या तो कैंटीन से खा रहे हो तो पैसा देके खाना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? तो वो अलाउंस है, वो आपको परक्यूजिट नहीं है। समझ में आया? बहुत सी बार फूड अलाउंस मिलता है डायरेक्टली, मतलब आपके सैलरी में आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं खाने के बदले। 100 रुपया रोज से मिल रहा समझो, तो आपको एक महीने में कितना मिलेगा? 30,000। 30,000 रुपए का आपको फूड अलाउंस मिला, सॉरी 3,000, 3,000 रुपए का आपको फूड अलाउंस मिला, 3,000 रुपए का आपको फूड अलाउंस मिला। लेकिन क्या हुआ, आप एक बार खाना खा रहे हो, एक बार नाश्ता कर रहे हो। जब आप खाना खा रहे हो 100 रुपए की थाली नहीं ले रहे, आप 80 की ले रहे, तो आपका 20 रुपया बच गया। जब आप नाश्ता कर रहे हो लेकिन आप 50 रुपए का नाश्ता कर रहे हो, तो नेट में आपके 30 रुपए आपकी जेब से लगे। फूड अलाउंस आपको 100 रुपए का था, तुमने खर्चा कितना किया? 130 रुपए का, तो 30 रुपए आपकी जेब से गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, फूड अलाउंस का बेनिफिट कब होता है? फूड अलाउंस आपको मिला 3,000 रुपए का, लेकिन आप रहते हो सेम होम टाउन में, आपकी मम्मी आपको रोज डब्बा बना के देती है, आपने कभी खरीदा क्या फूड? नहीं। तो वो जो 3,000 रुपए मिले वो फुकट की कमाई हो गई आपकी, आपको उसके अगेंस्ट फूड खरीदना पड़ा क्या? नहीं, पर कमाई होगी। बहुत सी कंपनी देती है पेट्रोल अलाउंस, यानी तुमको बताना पड़ता है तुम कितना किलोमीटर दूर रहते हो, उस हिसाब से किलोमीटर बताते हैं और पेट्रोल का भाव, वैसे वो पेट्रोल का पैसा मिलता है। पर पेट्रोल अलाउंस जनरली रीइंबर्सिबल इन नेचर होता है। क्या होता है? रीइंबर्सिबल कोई चीज होती है, इसका मतलब क्या है? पहले तुम एविडेंस प्रूव करो, पहले तुम खर्चा कर लो, फिर तुमको पैसा मिलेगा। तुम एविडेंस बताओ तुमने खर्चा किया है, तो तुमको पेट्रोल वाले के पास जाके बिल लेना पड़ेगा, फिर तुम वो कंपनी को बताओगे देखो मैंने इतने रुपए का पेट्रोल वापरा, तो वो तुमको पैसे वापस दे देंगे। तो यहाँ पे आपके जेब में कुछ बचेगा क्या एडिशनल? नहीं, अनलेस एंड अनटिल आपका वो पेट्रोल वाले इंसान के साथ जोल झपाटा करे हुआ है। ठीक है, टाई अप नहीं बोलते, जोली करा हुआ है वो। ठीक है, क्या समझ में आया? तो वो होता है अलाउंस। और परक्यूजिट क्या होता है? जैसे मैंने बताया, कुक लगा दिया अपने बिहाफ में, अपने बिहाफ में ड्राइवर मिल गया, अपने बिहाफ में कार मिल गई, कोई हेल्पर मिल गया। ठीक है, अपने बिहाफ में डे केयर फैसिलिटी मिली। अब मेरा बच्चा छोटा है, मैं उसको छोड़ के यहाँ पे पढ़ाने नहीं आ सकती, तो सर ने क्या बोला, यहाँ पे कोई तो बोले प्ले स्कूल है, वहां पे बच्चे को 2 घंटा 4 घंटा खिला लेते हैं।
तो आप उसको वहां पे रख दो, उसका पैसा मैं भरूंगा, आप आके खाली पढ़ा देना वो टाइम में, ठीक है। तो वो डे केयर फैसिलिटी पे बच्चा है, यानी मेरे को उसका पैसा लग रहा है वो बच्चे को वहां पे डालने का, नहीं, उतना पैसा मेरा बच गया, यानी वो नॉन मॉनिटरी टर्म्स में उतना पैसा मेरे हाथ में आ गया। समझ में आया क्या? क्लियर है? समझ में आ रही है बात? बहुत सी कंपनी देती है नैनी चार्जेस। क्या देती है? नैनी चार्जेस। ये किसको मिलेगा? जनरली फीमेल एम्प्लॉय को ही मिलता है, मेल एम्प्लॉय को नहीं मिलता। नैनी चार्जेस का मतलब क्या होता है? बोले तुमने बच्चा संभालने को कोई रखा है, क्योंकि तुम काम करने आते हो, तुम्हारे घर में बच्चा अकेला रह नहीं सकता है, तो तुमने संभालने को किसी को रखा है, तो तुमको उसकी सैलरी या फिर कंपनी ने कोई अमाउंट फिक्स करी है, उतनी अमाउंट तुमको हर महीने उसके बिहाफ में मिलेगी। अब ये जो अमाउंट मिल रही है ये परक्यूजिट है कि अलाउंस है? क्योंकि अमाउंट मिल रही है, क्योंकि अमाउंट मिल रही है। पर डे केयर फैसिलिटी क्या था? परक्यूजिट। डिफरेंस कर पा रहे हो? परक्यूजिट और अलाउंस में डिफरेंस कर पा रहे हो? क्लियर है? अभी हर कंपनी आपको एक देती है लीव ट्रैवल अलाउंस। क्या देती है? लीव ट्रैवल अलाउंस। दो दो चीजें इसमें, लीव भी है ट्रैवल भी है। अलाउंस यानी पैसा, सीधी बात है, अलाउंस यानी पैसा, पैसे का फैंसी नाम रख दिया अलाउंस। लीव मतलब छुट्टी, एक तो तुमने छुट्टी निकाली कंपनी से, दूसरा ट्रैवल, तुम घूम भी रहे हो, तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट बोल रही हो एम्प्लॉयर आपका आपको पैसा देता है उसके लिए, लीव ट्रैवल अलाउंस। किस चीज के लिए पैसा दे रहा है? तुम बोले छुट्टी लेके कहीं घूमने गए, तो तुमको फ्लाइट से गए हो तो आपका फ्लाइट का खर्चा, ट्रेन से गए हो तो ट्रेन का खर्चा, बस से गए हो तो बस का खर्चा, कार से गए हो तो कार का खर्चा, तुमने ट्रैवल करा उसका खर्चा, तुमने छुट्टी पे ट्रैवल करा उसका खर्चा। और कितने वो उसकी कैटेगरी और क्राइटेरिया होते हैं, 2 साल में एक बार मिलता है, क्या है, 4 साल में 2 बार क्लेम कर सकते हो, यानी इफेक्टिवली 2 साल में एक बार क्लेम कर सकते हो। उसका क्राइटेरिया है कैसा कैसा रहता है, कैसा कैसा नहीं, पर उसका जिस्ट क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, तुम छुट्टी लेके ट्रैवल करो और हम तुमको उसके अगेंस्ट पैसा देंगे। क्यों? बोले तुम्हारा माथा फिर गया, दिन भर काम करते करते तुमको यही नहीं समझ में आ रहा तुमको ओवरहेड पढ़ाना है कि एम्प्लॉय कॉस्ट पढ़ाना है, तुम दोनों मिक्स करते जा रहे हो, तो अब मेरे माइंड को थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तुमको मैं वो क्लास का पढ़ा दूंगी, वो क्लास को तुम्हारा पढ़ा दूंगी। सही है या नहीं? एक एम्प्लॉय एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद थक जाता है, तो वो थक जाता है तो अगर वो ब्रेक नहीं लेगा तो उसकी एफिशिएंसी लो हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी लो हो जाएंगी। अगर तुमको संडे की छुट्टी नहीं मिली तो तुम मंडे को ध्यान से पढ़ाई करते हो क्या क्लास में? बातें नहीं चाहिए। भाई और बहनों, बातें असाइड, आपको ये चीज समझ में आ रही है क्या? अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे कंपनी में काम कर रहा है, तो अगर वो सारा टाइम काम कर रहा है तो वो काम कर करके परेशान हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। अगर आपके यहाँ पे कोई एक मेड है, डेली मेड, या तो फिर एक ड्राइवर है जो फुल डे रहता है, 8 घंटे तक अगर ड्राइवर है, और तुम उसको रोज की रोज, तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारे पापा का काम नहीं है, लेकिन तुम तुम्हारे दोस्त को भी बोल रहे आज तेको बाहर जाना है क्या, तेको शेगाव जाना है, भैया गाड़ी निकालो उसको ले जाओ, यानी तुमने वो ड्राइवर को सबके काम के लिए लगा रखा है, वो बेचारा दिन रात ड्राइविंग कर रहा है, वो एक आध दिन तो रेस्ट करेगा नहीं करेगा, उसको संडे को अगर तुमने छुट्टी नहीं दी तो एक आध दिन नींद में गाड़ी चला के गाड़ी ठोक देगा। हाँ या नहीं? वैसे ही एम्प्लॉयर क्या सोचता है, अगर एम्प्लॉय को हमने छुट्टी नहीं दी और उसके माइंड को रिलैक्स करने को टाइम नहीं दिया, तो फिर क्या होगा? एम्प्लॉय का दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो काम में गड़बड़ कर देगा, वो गड़बड़ की वजह से शायद हमारा नुकसान भी हो सकता है। समझ में आया क्या? अभी मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थी, मैं कौन थी? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। मैं क्या कर रही थी? मैं कोई प्रोडक्ट को बेचने के लिए अपने डेटर के पास, यानी जो परचेस करेगा परचेसर के पास गई थी। अब मैंने क्या है, बहुत काम करा तो मैं बहुत परेशान हो गई, 50,000 के प्रोडक्ट का मैंने गलती से 5,000 भाव कमिट कर दिया, 50,000 के भाव के बदले मैंने 5,000 का भाव कमिट कर दिया। कितने का नुकसान एक प्रोडक्ट पे? 45,000 का। अगले ही दिन मेरे एम्प्लॉयर ने क्या बोला, तू एक काम कर, 4 दिन की छुट्टी ले, तू 2 जगह पे घूम के आ, पैसा मेरी तरफ से, ऐसा नुकसान मत करवा कंपनी का, ठीक है? समझ में आया क्या? नुकसान करवाने से पनिशमेंट्स भी मिलती है साथ में कंपनी में, ऐसा नहीं रहता कि सिर्फ फायदा ही मिलता है। हाँ, जितना नुकसान तुम करते हो तुम्हारी सैलरी से कटता है, ये भी चीज होती है साथ में, ठीक है? अगर कोई ड्राइवर है नींद में गाड़ी चलाया, जिसने संडे को छुट्टी नहीं मिली थी तो गाड़ी ठोक दी,
तो गाड़ी का अगर इंश्योरेंस नहीं है और गाड़ी का खर्चा सामने वाले ने भी नहीं दिया तो वो ड्राइवर से रिकवर करेगा उसका एम्प्लॉयर। हाँ या नहीं? क्यों? ड्राइवर की गलती थी इसलिए। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है फूड डिलीवरी एप्स। आप कभी आप कभी अगर फूड डिलीवरी ऐप में कुछ मंगवाते हो कहीं से खाना और आप बोलते हो कि खाना जो है वो प्रॉपर कंडीशन में रिसीव नहीं हुआ है, डिलीवर होते होते स्पिल हो गया है, तो उसका खर्चा, उसका जो कॉस्ट है, जो तुमको बेनिफिट कॉम्पेंसेशन देती है फूड, कौन देता है? कॉम्पेंसेशन किसकी तरफ से मिलता है पहले ये बताओ? होटल की तरफ से। तो होटल जो कॉम्पेंसेशन देता है वो होटल खुद नहीं बेयर करता है। वो क्या बोलता है, हमने तो पैक करके प्रॉपर दिया था, ये डिलीवरी वाला बंदा बराबर लेके नहीं गया। समझे क्या? तो बेचारे उसके जेब से जाता है, उसके जेब से जाता है। समझ में आ रहा है? तो तुमको पनिशमेंट भी मिलती है, तुमको बेनिफिट मिलता है तो। पर बेनिफिट क्यों देते हैं? लीव ट्रेवल अलाउंस का मीनिंग समझा और उसका बेनिफिट समझा क्यों मिलना चाहिए, ताकि तुम गड़बड़ ना कर दो। बहुत सी बार अगर तुम झोल करते हो कंपनी में तो तुम्हारा झोल पकड़ने के लिए और तुमको सरकाने के लिए भी लीव ट्रेवल अलाउंस दे सकते हैं। बोले रोज सेल होता है 10,000 रुपए का और गले में 8,000 रुपए ही होते हैं, तुम कैशियर हो, 2,000 रुपए रोज गायब होते हैं। और तुमको पूछा तो तुम बोलते हो नहीं, बोले 8,000 का ही सेल हुआ था, पर माल जो है 2,000 का गायब रहता है। तो उसको डाउट जाता है, या तो जो माल दे रहा है निकाल के वो एम्प्लॉय गड़बड़ कर रहा है, 2,000 का माल खुद की जेब में भर के ले जा रहा, या तो गले पे जो आदमी बैठा है वो 2,000 रुपए अपनी जेब में ले जा रहा। दोनों में से कोई तो गड़बड़ है। तो बोले दोनों को छुट्टी पे भेज दो, या फिर पहले एक को छुट्टी पे भेजो, फिर भी देखो वापस वो गड़बड़ हो रही क्या, तो दूसरा ही कर रहा है। अगर गड़बड़ नहीं हो रही उसका मतलब जो छुट्टी पे गया वही गड़बड़ कर रहा था। तो ये आइडेंटिफाई करने को भी बहुत सी बार छुट्टी मिलती है। समझा क्या? तो खाली अपने बेनिफिट के लिए नहीं है, बहुत सी बार एम्प्लॉयर के बेनिफिट के लिए भी छुट्टी होती है। समझा? लॉजिक समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं एम्प्लॉय कॉस्ट का? ये सब चीजें अपन पढ़ रहे हैं, उसमें से कितना काम में आने वाला है? बहुत नॉमिनल सा काम में आने वाला है। पर ये पढ़ना क्यों जरूरी है? आगे आपको डीटी में भी आने ही वाला है वैसे भी, तो कोई ऐसा ये नहीं है अभी पढ़ो क्या बाद में पढ़ो क्या। पर मेरे को ये समझाने का इंटेंशन मेरा ये है, लीव ट्रैवल अलाउंस कंपनी के लिए खर्चा है, परक्यूजिट कंपनी के लिए खर्चा है, अलाउंस कंपनी के लिए खर्चा है, बोनस कंपनी के लिए खर्चा है, इंसेंटिव कंपनी के लिए खर्चा है, इंक्रीमेंट कंपनी के लिए खर्चा है, बेसिक सैलरी कंपनी के लिए खर्चा है, डियरनेस अलाउंस कंपनी के लिए खर्चा है। कंपनी कोई भी प्रकार से कोई भी एम्प्लॉय के लिए कुछ भी कर रही है वो कंपनी के लिए खर्चा ही है। अभी समझो ये जो ट्रिप निकाली है, आपको ट्रिप का मैसेज आया होगा? रुको भैया, हाँ तो अच्छी बात है ना। अगर ट्रिप अगर ट्रिप का जो है उसमें ऐसा बोला है एम्प्लॉयज को ट्रिप फ्री है, तो हमारे ट्रिप का जो खर्चा है कौन बेयर कर रहा है? मयंक सर। अभी वो मयंक सर का लुकआउट है। नहीं, मयंक सर कर रहे हैं अभी, वो मयंक सर पे है वो बच्चे से रिकवर कर रहे हैं कि नहीं। पर वो खर्चा किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए। तो वो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनेगा। समझ में आया? समझ में आया क्या? फिर अगर वो तुमसे रिकवर कर रहे हैं तो उतना पैसा लेस हो जाएगा, क्योंकि उनकी जेब में तो पैसा आ गया, उनका उनको कॉस्ट लगा क्या? नहीं। समझ में आई बात? क्लियर है? अगर समझो 5,000 रुपए का खर्चा है, पर फैकल्टी 5,000 रुपए का खर्चा है, तुम लोगों से सबसे 2-2 हजार ही रिकवर कर रहे हैं एम्प्लॉय के अगेंस्ट यानी फैकल्टी के अगेंस्ट, तो 3,000 तो बैंक सर के खुद की जेब से जा रहा है ना पर फैकल्टी। समझ में आ रही बात? तो 3,000 का एम्प्लॉय कॉस्ट बनेगा उसका। समझ में आया? लॉजिक समझ में आ रही है? चलो, वेरी गुड। अब लिखते हैं थोड़ा। थोड़ा लिख ले क्या? देखो अपन ने ये देख लिया एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या क्या होता है। वेजेस और सैलरीज होती है, अलाउंस इंसेंटिव होता है, पेमेंट फॉर ओवर टाइम, ये अपन ने नहीं देखा। मतलब अभी मैं, मेरा क्या है, मंडे टू सैटरडे क्लासेस, अगर मैं संडे को क्लास ले रही हूँ मतलब मैं ओवर टाइम कर रही हूँ, तो मेरे को संडे का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। अभी मैंने क्या बोला, मेरे को क्या बेनिफिट, अगर मेरे को रोज का समझो 100 रुपया मिल रहा है, रोज का 100 रुपया मिल रहा है मेरे को क्लास लेने का, तो संडे का भी सर ने बोला मैं 100 रुपया दे दूंगा एडिशनल, तो मेरे लिए क्या बेनिफिट? मैं बोलूंगी जा मैं नहीं आती। हाँ या नहीं?
यही जनरली एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय होता है, यही जनरली एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय होता है। पर सर ने बोला मैं संडे का ना आपको चार्जेस 200 रुपए के हिसाब से दूंगा, संडे का चार्जेस मैं 200 रुपए से। तो मैंने क्या बोला, मैं एक्स्ट्रा कमा लूं, फिर चाहे मेरे को छुट्टी मारनी है तो मैं वीकडे में मार लूं, पर मैं संडे का तो एक्स्ट्रा कमा लूं, है या नहीं? यही चीज एम्प्लॉय सोचता है, इसीलिए ओवर टाइम एम्प्लॉय करने को देखता है, और ओवर टाइम का पैसा एम्प्लॉय को मिलता है। लेकिन एम्प्लॉयर के इतना बेवकूफ है क्या? अभी एक एम्प्लॉय है जो दिन में सुबह 9 से 6 शिफ्ट है, 9 to 6, कितने घंटे होते हैं? 8 आवर्स, 8 घंटे, 9 घंटे, 9 से 5, 8 घंटे की शिफ्ट होती है। नॉर्मली इंसान ने 8 घंटे काम करना चाहिए, ये ऐसा रूल है, कहाँ है? लेबर लॉ में, ठीक है। तो 8 घंटे का दिन होता है, बोले 8 घंटे का काम का दिन होता है, उसमें वो आदमी आ रहा सुबह 9 बजे, 9 बजे आने के बाद बैठा है, काम को हाथ ही नहीं लगाता है, इधर जाके बातें, उधर जाके बातें, टाइम पास, गप्पा गोष्ठी, ठीक है। फिर क्या होता है, 11 बज जाती है, 11 बजे उठता है खुद के डेस्क से और वेंडिंग मशीन के पास जाता है, उसमें से चाय लेता है, कॉफी लेता है, पीता है और फिर काम करने बैठता है। कितने घंटे टाइम पास किया? 2 घंटा टाइम पास किया। अब 5 बजे उसका छुटने का टाइम है, 5 बजे उसका छुटने का टाइम है, 5 बजे वो छुटने के टाइम पे सब लोग बोलते चल चलो चलो चलते चलते, बोलता नहीं मेरा बहुत काम बाकी है भैया, मेरे को तो आज ओवर टाइम करना पड़ेगा, मैं नहीं आ रहा, मेरे को तो आज ओवर टाइम करना पड़ेगा, मेरे को तो बैठना पड़ता लंबा, मेरा काम बाकी है, तुम लोग जाओ मैं आऊंगा। वो क्या करता है फिर, वो 5 के बाद 6, 6 से 7, 2 घंटा बैठता है, 7 बजे तक के बैठ के काम करता है। अभी एम्प्लॉयर के इतना बेवकूफ है कि उसको 2 घंटे का ओवर टाइम पैसा देगा? एम्प्लॉयर को भी पता है उसने वो 2 घंटे काम नहीं किया है, पता है कि नहीं पता है? पता तो कहीं ना कहीं रहेगा ही ना, क्योंकि एम्प्लॉयर काम कितना डेडिकेट करेगा, उसको देगा कितना काम, एक दिन में जितना काम होगा उतना ही देगा। तो एम्प्लॉयर क्या बोलेगा, भैया मैंने तेरे को काम जितना दिया था वो एक दिन में 8 घंटे में पॉसिबल था होना, तेरे बाकी सारे जो एम्प्लॉयज है, पीआर जो है तेरे, वो लोग ने तो कंप्लीट किया, तेरे जो कोवर्कर्स है उसने तो कंप्लीट किया अपना काम, उनको भी उतना ही काम दिया था, उन्होंने भी 9 बजे स्टार्ट किया और 5 बजे खत्म करके चले भी गए घर पे, तू 7 बजे तक बैठा है, तो तूने कुछ तो गड़बड़ करी, तूने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया, ऐसा एम्प्लॉयर उसको बोलेगा। और फिर एम्प्लॉयर बोलेगा मैं तो तेरे को ओवर टाइम नहीं देता, फिर वो क्या बोलेगा, मैं तो लेबर लॉ के तहत आप पे स्ट्राइक कर दूंगा, मेरे को ओवर टाइम नहीं दे रहे हो आप। तो एम्प्लॉयर ने क्या बोला, देख भाई तू जा, कितना भी कहीं पे भी जा, मैं तो देखो पैसा नहीं देने वाला। फिर वो बोला ठीक है मत दो। फिर एम्प्लॉयर को उसकी बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई, उसकी चाल कि कैसे वो खेल रहा है। तो अब एम्प्लॉयर ने क्या किया, 10 एम्प्लॉयज थे उसमें से एक ही ऐसा था, तो एम्प्लॉयर ने 9 एम्प्लॉय को 9 बजे सुबह आते से काम पकड़ा दिया, जो 5 बजे तक के खत्म हो जाएगा, पर इसको 11 बजे तक कोई काम नहीं पकड़ा है, इसको 11 बजे केबिन में बुला के फिर काम पकड़ा है, तो ये 11 बजे काम स्टार्ट किया, फिर इसका 5 बजे तक काम होगा क्या? नहीं, ये आज भी बैठा है भैया, 7 बजे तक काम खत्म किया। फिर एम्प्लॉयर को बोला देख मैंने आज ओवर टाइम करा, बोले अंतु आज देख ले, सच्ची सच्ची बोले मैंने टाइम पास नहीं करा, मेरे पास काम ही नहीं था तो मैं क्या करूं, मेरे को तुमने कोई काम ही नहीं दिया था, तो मेरी गलती है क्या मैं टाइम पास कर रहा था? तुम्हारी गलती है मैं टाइम पास कर रहा था, ऐसा उसने एम्प्लॉयर को बोला। और एम्प्लॉयर ने क्या बोला, अब तेरे को समझ में आई, तेरे को ओवर टाइम बैठना पड़ा, तो अब ओवर टाइम का पैसा तेरे को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए आइडियली। पर एम्प्लॉयर ने क्या बोल दिया, अभी मैं तेरे को ओवर टाइम का पैसा नहीं दूंगा क्योंकि तूने सुबह टाइम पास किया। तो अब वो एम्प्लॉय नाराज हो गया, एम्प्लॉय बोले कल से मैं ऐसा नहीं करूंगा सुबह टाइम पास, तो मेरे को सुबह पहले काम पकड़ा देना, सुबह पहले आते से काम पकड़ा देना, मैं टाइम पास नहीं करूंगा, मेरा ओवर टाइम का पैसा मत खाओ। ऐसा एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को बोला, क्यों? क्योंकि सेकंड डे पे उसका एम्प्लॉयर की वजह से गलती हुई, एम्प्लॉय की वजह से गलती हुई क्या, एम्प्लॉयर की वजह से गलती हुई, तो एम्प्लॉयर का बनता था ओवर टाइम देना, क्योंकि एम्प्लॉयर ने उसको पहले काम नहीं दिया और बाद में रुका के रखा, तो एम्प्लॉय की गलती नहीं थी, एम्प्लॉयर की गलती थी, पर वो बेचारा 2 घंटे ज्यादा रुका एम्प्लॉयर की वजह से, और एम्प्लॉयर ने उसको ओवर टाइम का पैसा देने से मना कर दिया, तो एम्प्लॉयर की गलती है। क्यों किया एम्प्लॉयर ने, खाली उसको सबक सिखाने को। फिर थर्ड डे पे क्या किया एम्प्लॉयर ने, सबको 10 जनों को सुबह 9 बजे काम पकड़ा दिया, 5 बजे सबका काम खत्म हो गया। फिर उस दिन भी एम्प्लॉयर वापस आया 4:45 बजे, इसके ही डेस्क पे आया, वो एक ही बंदे के, बोले ये भी काम खत्म कर दो। वो एम्प्लॉय से मुंह सड़ा के देखने लग गया, अब मेरे को 2 घंटे बिठाएंगा और ओवर टाइम मांगूंगा तो देगा नहीं,
अभी तो मेरी गलती भी नहीं है, मैंने 9 बजे ही चालू कर दिया था, मैंने तो काम खत्म भी कर दिया टाइमली। तो एम्प्लॉयर बोलता है चिंता मत कर, तेरा मुंह मेरे को दिख रहा है, सड़ा मत मुंह बोले, मैं तेरे को आज ओवर टाइम दे दूंगा, तू जितना घंटा एक्स्ट्रा काम करेगा उतना दे दूंगा, पर तू एफिशिएंसी कम मत कर। क्या मत कर? एफिशिएंसी कम मत कर। समझ में आई क्या बात? ये सब चीज से कंक्लूड क्या कर सकते हो आप? ओवर टाइम आइडियली कब मिलता है? जब आप एक्चुअली में एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, या अगर आप एक्स्ट्रा टाइम बैठ रहे हो तो आपकी गलती की वजह से नहीं। अगर आप एक्स्ट्रा टाइम बैठ रहे हो तो आपकी गलती की वजह से नहीं, एम्प्लॉयर की गलती की वजह से। ये एक्चुअल लाइफ में क्यों ऐसा होता है, और होता है क्या? बहुत सी बार लेबरर्स जो होते हैं वो आते से मशीन में लग जाते हैं काम करने को, पर बहुत सी बार क्या होता है, मशीन हर बार चलेगी क्या? हम लोग आ गए पढ़ाने को, बट लाइट चली गई, पैनल चालू रहेगा क्या? हम पढ़ा पाएंगे क्या? अटक गया काम, मेरी गलती की वजह से अटका क्या? मेरे बियॉन्ड माई स्कोप था, बियॉन्ड माई स्कोप था, तो मेरी गलती है क्या मैं ओवर टाइम पढ़ा रही? तो मुझे ओवर टाइम का बोनस मिलना चाहिए। समझ में आया? ऐसा ही सेम कंपनीज में जहाँ पे लोग प्रोडक्शन का काम करते हैं वहां पे होता है। बहुत सी बार जो होता है, मशीन जो होती है ना उसको सेटअप करना पड़ता है, यानी मशीन में प्रोडक्शन चालू होने के पहले मशीन का इंजन चालू करना पड़ता है, उसका ऑयलिंग चेक करना पड़ता है, उसका सारे स्विच ऑन करने पड़ते हैं, उसको देखना पड़ता है वो चालू हो गए कि नहीं प्रॉपरली, और उसमें चालू नहीं हुई, कोई दिक्कत रही तो मैकेनिक को फोन करके पहले बुलाना पड़ता है, उसको ठीक करवाना पड़ता है। अगर मैकेनिक आया ठीक करने में 2 घंटे लगाए तो 2 घंटे तो सारे लेबर के बर्बाद हो गए। वो आ गए थे काम करने, उनका इंटेंशन था काम करने का, पर वो खाली बैठे, किसकी वजह से? मशीन खराब होने की वजह से। उसमें एम्प्लॉय की गलती है क्या? नहीं, उसमें गलती किसकी है? मशीन की, यानी एम्प्लॉयर की। उसने पहले देख के रखना था कि मशीन खराब हो चुकी है, तो उसको ओवर टाइम जब अगर वो करेंगे तो ओवर टाइम का पैसा मिलना चाहिए। अब एम्प्लॉयर क्या बोलेगा, मेरी भी गलती नहीं है, मैं क्या जाके रोज मशीन चेक करूँ क्या? पर मैं, तुम्हारी गलती नहीं है इसलिए तुमको कॉम्पेंसेशन के फॉर्म में ओवर टाइम का पैसा दे दूंगा। समझ में आई क्या बात? क्लियर हुआ? ओवर टाइम कब मिलेगा? और एम्प्लॉयर भी स्मार्ट होते हैं और एम्प्लॉय भी स्मार्ट होते हैं, फुकट का ओवर टाइम किसी को भी नहीं मिलता है। ये क्लियर हो गया क्या? रियल लाइफ में भी फुकट का ओवर टाइम किसी को नहीं मिलता है, ये चीज समझ लो। क्लियर है? पर रियल टाइम में क्या है, ऐसा पूरा ट्रैक नहीं रख सकते कि 9 से 11 उसने टाइम पास किया। कौन उसकी गवाही देगा 9 से 11 टाइम पास किया उसने? नहीं, कोई भी नहीं देगा, क्योंकि एम्प्लॉय ने तो आपस में मस्त जचा के रखा है, एक दिन मैं करूंगा, दूसरे दिन तू करना, तीसरे दिन कोई और करेगा, ताकि सबको थोड़ा थोड़ा ओवर टाइम का पैसा मिल जाए। तो एक्चुअलिटी में, रियलिटी में बहुत सी बार कंपनी में पता नहीं चलता है एम्प्लॉय खुद की वजह से टाइम पास कर रहा है या जेन्युइन रीजन की वजह से उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम पास और टाइम वेस्ट में फर्क होता है। समझ में आया? बट ओवर टाइम जो होता है उसका अपन पूरा कॉन्सेप्ट और टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर में ओवर टाइम का बड़ा सारा टॉपिक है, ठीक है? ओवर टाइम का पैसा कैसे निकालते हैं, कौन सी मेथड से, किसकी गलती रही तो किसको जिम्मेदार ठहराना ओवर टाइम के लिए। अभी क्या हुआ, एक दिन ना मेरे को फोन आया, किसका? पिंकी मैडम का। बोले मैडम आज आपका लेक्चर जो है 11:15 बजे नहीं है, 12:15 बजे। मैं पहुंची यहाँ पे 12:15 बजे। अब क्या हो गया, वो दिन तुम लोग तो 11:15 बजे से मेरी राह देख रहे थे, लेकिन मैं पहुंची 12:15 बजे। उन्होंने गलती से मेरी जगह पे अक्षय सर का स्केड्यूल देख लिया था, उन्होंने गलती से मेरी जगह पे अक्षय सर का स्केड्यूल देख लिया था, और उनको लगा कि अक्षय सर का स्केड्यूल 12:15 बजे तक के पैक है, तो यानी उन्होंने गलती से मुझे समझ लिया, तो मेरा 12:15 तक पैक है, तो उन्होंने बोला 12:15 बजे ये बैच रहेंगी, तो उन्होंने बाय मिस्टेक मुझे गलत टाइम बता दिया। समझ में आ रहा है? बाय मिस्टेक गलत टाइम बता दिया। अब उसमें मेरी गलती है क्या? मैं गलत टाइम पे, अब मेरे को 1 घंटा और रुकना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, मेरा 1 घंटा तो वेस्ट हो गया। मैं 11:15 से 12:15 उनको पढ़ा सकती थी 1 घंटा, पर मेरे को अब 12:15 से सवा, और 1:15 से 2:15, 1:15 से 2:15 जो एडिशनल पढ़ा रही हूँ वो किसकी वजह से है? क्योंकि रॉन्ग टाइमिंग बताया। किसने रॉन्ग टाइमिंग बताया? पिंकी मैडम ने। क्लियर है? उनकी भी गलती थी क्या? उनको गलती से गलती हो गई, अनइंटेंशनल। तो समझ में आ रही क्या बात? यहाँ तक ये किस्सा कहानी समझ में आया? तो ओवर टाइम में एम्प्लॉयर की गलती क्या, मयंक सर की गलती है क्या? तो मयंक सर को चार्ज होना चाहिए वो खर्चा ओवर टाइम का, कॉस्टिंग पीएनएल में। जब भी एम्प्लॉयर को चार्ज करना है तो कॉस्टिंग पीएनएल में एम्प्लॉयर को चार्ज करना चाहिए क्या? नहीं। तुम लोगों ने इन्फॉर्म किया था क्या? तो तुमसे रिकवर करना चाहिए क्या ओवर टाइम का पैसा? नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने नहीं बोला था। यानी अगर आपको आपका कौन, डेटर यानी परचेसर अगर बोलता है कि भैया मेरे को कल के कल ये माल चाहिए, तो उसकी वजह से हम आधी रात को रुक के माल बना रहे हैं,
तो वो परचेसर को चार्ज करना चाहिए उसके लिए ओवर टाइम का पैसा। समझ में आ रही क्या बात? तुम एक पेंटर हो, तुमको एक जना आया, समझो यथार्थ आर्टिस्ट है, और नंदिश गया यथार्थ के पास, बोले भाई मेरी पेंटिंग बना के दे। यथार्थ बोले देख 2 दिन लगेंगे बनाने को। नंदिश बोले नहीं मेरे को अर्जेंट है, बोले मेरे को बैनर छपवाना है उसका, बोले तू पेंटिंग बना के दे, मेरा बर्थडे आ रहा, मेरे को बैनर छपवाना है बर्थडे का, बोले मैंने बोली यथार्थ ने बोला ठीक है। तब यथार्थ ने क्या किया, बोले देख मैं ना नॉर्मली इतने घंटे काम करता हूँ, पर तेरी वजह से मैं रुक के एक्स्ट्रा टाइम काम कर रहा हूँ, तो मैं जो एक्स्ट्रा टाइम का एक्स्ट्रा चार्ज लूंगा वो तेरे से ही चार्ज करूंगा। समझ में आ रही है बात? तो एक्स्ट्रा टाइम अगर आपका जो है वो आपके परचेसर की वजह से है, तो परचेसर को चार्ज होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? यानी प्रोडक्ट के कॉस्ट में लग जाएगा। अब जब वो उसको पेंटिंग बेचेगा तो वो उसको क्या बोलेगा, नॉर्मली पेंटिंग 10,000 की बनती है, बोले पर क्योंकि तूने मेरे को सेम डे बनाने को लगाई वो 15,000 की हो गई। समझा क्या? अर्जेंट में बनाने को बोला इसलिए 15,000 की हो गई। समझ में आया? तो जो 5,000 एक्स्ट्रा रुपए है वो ओवर टाइम का चार्ज है। समझ में आई बात? क्लियर है सबको? अभी मेरे केस में पिंकी मैडम की गलती थी, तो मैं तुम लोगों को चार्ज कर सकती हूँ क्या? तुम लोग से एक्स्ट्रा पैसा रिकवर करूँ क्या? नहीं। मयंक सर को बोलूँ क्या? मयंक सर की जेब से पैसा रिकवर होना चाहिए क्या? नहीं। तो क्या होगा, पिंकी मैडम से पैसा रिकवर होगा। समझ में आया क्या? मेरा 1 घंटे का ओवर टाइम पिंकी मैडम से रिकवर होगा। लॉजिक समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है? किसकी गलती है पिन पॉइंटेडली आइडेंटिफाई करो, वो इंसान को खर्चा चार्ज करो। समझ में आया? बोलो। उसमें एम्प्लॉयर को चार्ज हो जाएगा ओवर टाइम, यानी कंपनी के कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ओवर टाइम का खर्चा, और पैसा एम्प्लॉयर को देना ही पड़ेगा ओवर टाइम का। अलाउड ही नहीं है बिना पैसा दिए, वो चल ही नहीं सकता। समझ में आया? पर उसने क्योंकि एक ही दिन किया सबक सिखाने को, तो एम्प्लॉय भी जाने देगा, तो वो तो आपसी की बात है। बट अदरवाइज अगर अपन थेरोटिकली देखें तो 1 दिन का पैसा मिलना चाहिए ओवर टाइम। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ओवर टाइम समझा? अब ओवर टाइम का दूसरा चीज, तुम्हारी एफिशिएंसी हाई है, 2 घंटे का क्लास मैंने 1.5 घंटे में खत्म कर दिया, आधे घंटा जल्दी, तो मेरे को क्या आधे घंटे का कम पैसा मिलना चाहिए क्या? मेरा तो नुकसान हो जाएगा, फिर तो मैं 2 घंटे के पहले खत्म ही ना करूँ क्लास। हाँ या नहीं? तो मुझे अगर मैंने एफिशिएंसी अच्छी दिखाई, मैंने 2 घंटे के काम को 1.5 घंटे में कर लिया, तो मुझे आधी घंटा बचाने का एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, क्योंकि मैं वो आधी घंटा यूज करके दूसरा काम कर सकती हूँ। तो आधी घंटा बचाने का मैं एक्स्ट्रा पैसा कमाऊंगी, उसको बोलते हैं बोनस या इंसेंटिव। क्या बोलते हैं? बोनस या इंसेंटिव। मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है इसीलिए हुआ, तो मेरे को परफॉर्मेंस बोनस मिला या इंसेंटिव मिला। समझा क्या? लॉजिक समझ में आ रहा? क्लिक कर पा रहे हो चीजों को? तो एक रहेगा बोनस या इंसेंटिव और एक रहेगा ओवर टाइम। ये 2 चीजें अपने को पढ़ना है। ओवर टाइम मतलब आपका काम टाइम लिमिट में खत्म नहीं हुआ, आपको एक्स्ट्रा टाइम लगा, तो ओवर टाइम का पैसा। आपकी गलती नहीं हुई है, आपकी गलती की वजह से नहीं, इसीलिए। और बोनस कब मिलेगा? जब आपका जितने टाइम में काम होना था उसके पहले हो गया, तो आपको बोनस मिलेगा। और अगर टाइम पे हुआ तो ना ओवर टाइम है ना बोनस है, जो है वो मिल रहा है, सीधी सीधी बात। ठीक है? क्लियर है सबको? कॉन्सेप्ट समझ में आया अभी तक? कोई डाउट, कुछ कंफ्यूजन? चलो, अभी आपको मैंने एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर वेलफेयर फंड बता दिया। अदर वेलफेयर फंड यानी यहाँ पे ईएसआई समझो, ईएसआई भाई होता है पीएफ का। जैसे पीएफ एम्प्लॉयर कट करके भरता है एम्प्लॉय का और खुद की जेब से भी भरता है, ईएसआई भी एम्प्लॉयर खुद की जेब से भी भरता है और एम्प्लॉय की सैलरी में से कट करके भी भरता है। ठीक है? ईएसआई यानी क्या है? एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ईएसआईसी बोलते हैं, ईएसआईएस बोलते हैं, ईएसआईसी भी बोलते हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके इसका ऑफिस भी है, अकोला में भी है, कभी जाके देखना होगा। तो ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय का स्टेट इंश्योरेंस में पैसा भरा, इंश्योरेंस लिया। समझ में आया क्या? तो उसका पैसा। अभी अदर बेनिफिट्स, लीव विथ पे ये मैंने समझा दिया आपको, फ्री और सब्सिडाइज फूड ये भी समझा दिया आपको मैंने, लीव ट्रेवल कंसेशन या लीव ट्रेवल अलाउंस ये भी समझा दिया मैंने आपको। कोई बचा है इसमें से? अभी क्लासिफिकेशन भी बता दिया, डायरेक्ट एम्प्लॉय कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट कौन से होते हैं।
अभी ये डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट आपका होमवर्क है, पढ़ के आना है, समझे क्या? लिख लो सब लोग। पेज नंबर है 3.3। 3.3 ठीक है, चलो बाकी का मैं कल बताती हूँ आपको। थैंक यू।